बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई एम अरीत सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल ऑर्चिड। कैसे आप सब लोग? सबसे पहले तो मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत रमज़ान मुबारक हो। अल्लाह पाक ये रमज़ान हम सब के लिए रहमतों और बरकतों वाला लेके आए और हम सब पे अपनी रहमत नाजिल फरमाएँ और हमें गुनाहों से बचने और ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करने की तौफीक अता फरमाएँ। ये वैसे हम लोगों को तो सरप्राइज़ मिला रमज़ान का, तो खैर काफ़ी अच्छा सरप्राइज़ था लेकिन बहुत लेट मिला है। 10:30 बजे के बाद ऐलान किया इन लोगों ने। तो बाकी अल्लाह अल्लाह पाक सब के लिए बरकतों वाला रमज़ान लेके आए। तो मेरी तरफ से आप सब के लिए बहुत सारी दुआएं, आप लोग भी अपनी नमाज़ों में दुआओं में याद रखिएगा, ठीक है। तो आज जैसा कि हमने पढ़नी है अपने नावल की लास्ट एपिसोड, जैसा कि मैंने कहा था एस पर हस्बे वादा रमज़ान मुबारक से पहले मुकाना नावल। तो रमज़ान मुबारक स्टार्ट हो गया मतलब कल पहला रोज़ा है, तो आज हम इस नावल को एंड करेंगे इंशाल्लाह। तो उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल नावल ऑर्चिड को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। और रमज़ान मुबारक का ये स्केड्यूल होगा अपना कि नावल आया करेंगे, डेली अपलोडिंग होगी, लेकिन अफ्तारी के बाद मैं रिकॉर्डिंग करूँगी क्योंकि पता है आपको कि एक तो रोज़ा रख के रिकॉर्डिंग नहीं की जाती, इतना बोला नहीं जाता। और फिर उसके बाद दूसरी बात, मेरी यूनिवर्सिटी भी साथ है, तो यूनिवर्सिटी को भी मैनेज करना है और फिर बीच में एग्ज़ाम्स भी आ जाना है ईद से पहले, तो उसको भी मैनेज करना। और फिर आपको पता है रमज़ान मुबारक में बंदे की मसरूफियत ही चेंज हो जाती है। फिर कुरान मजीद वगैरह भी पढ़ना होता है, इबादत भी होती हैं, और उसके अलावा मेरे जैसी बंदी जो सिर्फ रमज़ान मुबारक में थोड़ा बहुत काम भी कर लेती है अफ्तारी में बनाने में ना, तो वो भी मसरूफ़ियत होती है। तो रमज़ान मुबारक में एक ना बड़ी ज़बरदस्ती फ़िज़ा कायम होती है, तो मसरूफ़ियत की नौइयत भी चेंज हो जाती है। तो इसीलिए थोड़ा सा हमारी ये रूटीन होगी कि हमारा आएगा नावल, डेली एपिसोड आएगी, लेकिन घंटे की आएगी, ज़्यादा से ज़्यादा घंटे से ऊपर मैंने कोशिश करनी है कि ना दूँ, क्योंकि आपको पता है वो फिर टाइम नहीं होगा इतना। लेकिन इंशाल्लाह क्योंकि यार मेरा ना अभी जो सिस्टम है ना पढ़ाई का, पढ़ने वगैरह का, वो भी मैंने इफ्तारी के बाद रखना, क्योंकि इफ्तारी यूनिवर्सिटी जाके फिर वापस आकर तो कुछ भी नहीं ना पढ़ा जाना। तो वो रात को टाइम मैंने पढ़ने का सिस्टम रखना है, और रात को पढ़ने का भी रखना है, रिकॉर्डिंग का भी रखना है। तो रिकॉर्डिंग हम लोग करेंगे सिर्फ घंटा, ठीक है, कि आप लोग को छोड़ूंगी नहीं। बाकी नावल्स वगैरह आते रहेंगे और आप लोग इसी तरह एंजॉय करते रहिएगा, साथ में अपनी इबादत भी करते रहिएगा और मुझे याद रखिएगा दुआओं में ज़रूर। तो आए अभी पढ़ते हैं मेरा दिल तेरी जागीर, रिटन बाय एमल अब्दुल की लास्ट एपिसोड। इस नावल के सारे जो कॉपीराइट्स हैं वो रिजर्व्ड है नावल ऑर्चिड के पास, इसलिए इसको कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे अपलोड करने से गुरेज करें, ठीक है। आए पढ़ते हैं मेरा दिल तेरी जागीर, रिटन बाय एमल अब्दुल लास्ट एपिसोड। अच्छा यार, नावल स्टार्ट करने से पहले भी बता दूं कि फ़लक की तारीफ़ें वैसे ही होंगी, लेकिन पहले से थोड़ा सी नवैयत कम हो जाएगी, क्योंकि मेरे ज़िंदगी के कुछ असूल हैं। मैं रमज़ान मुबारक में गालियाँ नहीं देती, गाली तो वैसे मैं पहले भी नहीं देती थी इसको, फ़लक को बुरा भला ही कहती थी, लेकिन अब वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, आए स्टार्ट लेते हैं लास्ट एपिसोड का। अनाया बेटा यहाँ बैठी क्या कर रही हो? इसे लॉन की सीढ़ियों पर अकेले बैठे देख फातिमा बेगम वहीं चली आई। वो अक्सर खोई खोई सी रहने लगी थी, बल्कि बहुत चुप चुप सी हो गई थी। सेहत भी गिरती जा रही थी, बारहा पूछने पर भी इसने किसी को कुछ नहीं बताया, बल्कि लेकिन इसके खामोश रवैये व हाज के एक बार भी पलट कर इसके बारे में जानने की कोशिश न करने पर सभी परेशान हो गए थे। कहाँ तो वो इसे एक पल के लिए नज़रों से ओझल नहीं होने देता था, कहाँ अब 2 महीने से ज़ायद हो चुके थे। वक्त गुजरने के बावजूद एक बार भी चक्कर नहीं लगाया और अनाया को वहाँ बुलाने का जिक्र भी नहीं किया, बल्कि इसके जिक्र पर अक्सर बात बदल देता, जिससे सभी के माथे ठनके थे कि हो ना हो कुछ तो ज़रूर हुआ है। वैसे ही बोर हो रही थी तो यहाँ आ गई, इसने गोद में रखे हाथों को देखकर आहिस्तगी से कहा। वो अक्सर सबकी नज़रों से छिपने की कोशिश करने लगी थी, ज़्यादातर अपने कमरे में बंद रहती, सिर्फ नाश्ते और खाने के लिए बाहर निकलती थी, वरना कतराई कतराई रहती। इसे डर था कि कहीं कोई इससे वहाज के मुतालिक सवाल ना कर ले, कोई कुछ पूछ ना ले। ऐसा होता तो वो क्या जवाब देती? इसके पास तो बताने के लिए कुछ था ही नहीं। बोर क्यों हो रही थी? कोई काम कर लेती या पढ़ाई कर लो, तुम तो शहर में यूनिवर्सिटी जाती थी ना, अब वहाँ भी नहीं जा रही तो फ़लक से मदद लेकर घर में ही पढ़ लो। इनके कहने पर इसने सर हिलाई। यूनिवर्सिटी के नाम पर कितनी ही यादें इसके जहन के पर्दे पर लहराने लगी। वह आज किसी यूनिवर्सिटी ड्रॉप करना चाहने से पहले से हज़ारों हदायत देना, मुश्किल में इसकी हेल्प करवाना वगैरह, इन सब नसीहतों का क्या फ़ायदा? व नुकसान तो इसने फिर भी उठा ही लिया था, क्योंकि पुत्तर ਉਹਦੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਧਿਆन नहीं दिता सी। जे ਉਹਦੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇ नाया बीबी ध्यान दिता ਹੁੰਦਾ ना, ਮੰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪਹੁੰਚੀ ਹੁੰਦੀ। लाई लग औरत। शायद मैंने ही इनकी बातों पर ठीक से अमल नहीं किया, इसने दिल में सोचा। ज़िंदगी से पहले मेरी सही सोचे। एक बात पूछूँ ना? वो सोचों से निकलती इनकी बात की तरफ मतवज्जा हुई। जी
डरते डरते इसने इजाज़त दी। दिल धक धक कर रहा था, पिलाकर हिसाब की घड़ी आ ही गई थी। वहाज और तुम में कोई झगड़ा चल रहा है? नहीं तो, इसने हिचकिचाते हुए झूठ करा। तो ये जो तुम दोनों के बीच दूरियां पैदा हो रही है, ये किस वजह से है? इन्होंने बिना तमहीद बांधी साथ की बात कही। अनाया का दिल तेजी से धड़कने लगा। दूरियां? कैसी दूरियां? वो तो बस मेरा दिल कर रहा था यहाँ आने का। तो वापस जाने का दिल कब करेगा? तुम जल्द से जल्द वापस चले जाओ। शौहर को ज़्यादा दिन खुद से दूर रखकर क्यों खुद को सजा के साथ साथ इसे भी तड़पा रही हो? इन्होंने इसे बोधे से जवाब को बीच में काटते हुए कहा। अनाया लब काटने लगी। देखो, बुरा मत मनाना, कि तुम्हारा ही घर है, तुम 1000 बार आओ, लेकिन अपने शौहर के साथ। ऐसे में तुम्हें एक माँ की हैसियत से यहाँ रुकने की इजाज़त बिल्कुल नहीं दूंगी। और ये मत समझना कि मुझे तुम्हारे यहाँ होने से कोई मसला है, बल्कि मैं अपनी बेटी को अपने घर में खुश और आबाद देखना चाहती हूँ। इसलिए कोशिश करो कि जो भी मसले मसाइल है जल्द हल हो जाए। इन्होंने इसे समझाते हुए कहा, जबकि वो इन्हें क्या बताती कि मसले मसाइल तो बैठकर बात करने से हल होते हैं। यहाँ तो वो इसकी कॉल्स का ही कोई जवाब नहीं देता था। वो डेली के कोई 50 फ़ोन इसे करती होगी, लेकिन वो इस सबसे बेबहरा बेहिस बना बैठा था। इसे जैसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था। इसकी नज़रों में आज भी आखिरी मुलाकात वाली इसकी सुर्ख खून आलूद आंखें घूमती तो वो झुरझुरी ले उठती। फिर भी इस रिश्ते को बचाने के लिए वो खौफ को एक तरफ रखकर इसे कॉल्स करती थी, लेकिन वो रिसीव करता तब ना। मैं वहाज को भी समझाऊंगी, लेकिन औरत को हमेशा झुकना पड़ता, चाहे इसकी गलती हो या नहीं। इसलिए तुम्हें पहले ये सब समझा रही हूँ। वो अपनी रोमे से मजीद हदायत दे रही थी, इस बात से अनजान के वो तो झुकने क्या, इसके पाँव पड़ने को भी तैयार थी, लेकिन मौका ही तो फराहम किया जाए। जी, वो इतना कैसे कि फातिमा बेगम मजीद कुछ हदायत देकर चली गई, तो वो भी सोचों में गुम कुछ देर लॉन में पड़े झूले पर बैठने के बाद अंदर चलती। कहते हैं कि महबूब चाहे जितना भी गलत हो, लेकिन इसकी गलती गलती नहीं लगती। महबूब के गुनाह दिल खुले दिल से माफ़ करने की इस्तिताअत रखता है। मतलब कि दिल अजीज़ हस्ती के लिए दिल बेतहाशा सखी हो जाता है। कुछ ऐसे इसके साथ भी हो रहा था। इसका दिल जैसे सब कुछ तहस नहस कर देने पर उकसा रहा था। वो जो इसकी शक्ल देखने का भी रवादार न था। अब बहुत कोशिश के बावजूद भी अपने दिल को नरम होने से रोक नहीं पा रहा था। लम्हा लम्हा दिल इसकी जानिब हमकने लगा। बेचैनी बढ़ती जा रही थी। ज़हन दिल इसे एक मौका देने पर आमादा थे, लेकिन अना आड़े आ रही थी। इतना सब कुछ हो चुकने के बावजूद भी इसे फिर से दिल के इसी मुकाम पर बिठाने से खुद के लिए बुरा लग रहा था, लेकिन दिल के हाथों बेहद मजबूर था। अजीब कश्मकश का शिकार हो चुका था। इसका रोना बिलखने से बर्दाश्त ही कहाँ हो पाता था। बहुत मुश्किल से खुद को संभाले बैठा था, वरना दिल तो करता था कि आगे बढ़ के इसे खुद में समेट ले। इसकी मासूम सूरत हर पल इसके ख्यालात को खुद की जानिब लगाए रखती थी। इसे अब लगने लगा था कि वो ज़्यादा दिन सब्र नहीं कर पाएगा। अपने जज्बात को छुपाए रखना अब इसके लिए नामुमकिन हो चला था। मैनू लगदा भला आ जा, वह आज दे दादा कोई सोच भी नहीं सकता। रात के 11:30 का वक्त था। नींद इसकी आंखों से कोसों दूर थी। करवटें बदल बदल कर जब वो बिल्कुल थक गई तो एकदम बिस्तर से उठ बैठी। ये वहाज का ही कमरा था जिसमें वो रह रही थी। यहाँ आने के बाद इसने अपने कमरे से ज़्यादा वहाज के कमरे में रहने को तरजीह दी थी। इसका मानना था कि यहाँ से कम इसकी खुशबू तो आती है, इसके होने का एहसास तो रहता है। कुछ देर बालकनी में खड़े रहने के बाद वो वापस बेड पर बैठ के रात बीतने का इंतज़ार करने लगी। अक्सर इसकी रातें फजर की अजान का इंतज़ार करते हुए गुजरने लगी थी। अभी वो सोचों में गुम बैठी थी कि सोचा वज़ू करके नवाफिल ही पढ़ लेता। हज्ज तो पढ़ ही चुकी थी। वज़ू करके वो अलमारी से जानेमाज़ लेने लगी कि इसकी नज़र अपने बैग पर पड़ी। वो हैरान हुई, ये वही बैग था जो इस दिन घर से लेकर निकली थी। इसने धड़कते दिल से बैग खोला और अपनी मतलूबा चीज़ मिल जाने पर अल्लाह का ढेरों शुक्रिया अदा करती कमरे में आई। शुक्राने के नफल अदा करके वहाज की डायरी, जो इसने इस तस्वीरें देखने से पहले दराज से निकाल कर अपने कपड़ों में छिपा दी थी, को लेकर बेड पर बैठ के और इसे खोल कर देखने लगी। शुरू में तो इसकी बचपन की तस्वीर थी जो इसने अपनी मामा के साथ ली थी। कुछ फैमिली पिक्स भी थी। इसके अलावा एक पेज पर इसकी मामा की डेथ डेट मेंशन थी। इसके बाद कई और राग खाली थे। इसके 2 साल बाद इसने डायरी लिखना शुरू की थी, जब तकरीबन वो 15 साल का था। इसकी डायरी पढ़ते इसे तजस्सुस के साथ साथ डर भी लग रहा था कि इसे पता चल गया तो वो तो इसकी जान निकाल देगा। लेकिन न जाने दिल क्यों बार बार इस डायरी की तरफ हमक रहा था। वो चाहकर भी खुद को रोक नहीं पा रही थी। इसने जो होगा देखा जाएगा कि कॉल पर अमल करते डायरी को पढ़ना शुरू कर दिया। आज अनाया की टीचर ने इसे डांटा। मुझे बहुत बुरा लगा। दिल किया टीचर का मुंह तोड़ दूँ, लेकिन आगा जान के डर से कुछ कर नहीं सका। फिर भी मैंने टीचर को सबक सिखाने के लिए इनकी चेयर के नीचे पटाखा रख दिया था। पटाखा फटने पर वो डर कर उछली और दूर जा गिरी। मुझे बहुत मज़ा और अपना बदला भी ले लिया। इसने हैरत से ही वाक़या पढ़ा और जहन पर जोर डालते सोचने की कोशिश की, पर कुछ याद न, जो पेज पलट कर मज़ीद पढ़ने लगी। आज अनाया की बर्थडे थी। मैंने अपनी पॉकेट मनी जोड़कर इसके लिए डॉल खरीदी। मुझे लगा इसे बहुत पसंद आएगी, लेकिन इसने मेरी डॉल को रिजेक्ट कर दिया और बारात से इसका एरोप्लेन लेने की जिद करती रही। मुझे इस पर बहुत गुस्सा आ रहा है। ये वाक़या तो इसे अच्छी तरह याद था कि इसकी आंखों में आंसू आ गए। ये सोच परेशान करने लगी कि वह हाज ने इसे इतनी अहमियत कब दी कि डायरी के हर पेज पर इसका ही जिक्र किया गया। हैरत की बात थी, आज फिर अनाया ने मुझे इग्नोर करके बलाज के साथ खेलने की जिद की। मुझे गुस्सा आ गया था। मैंने इसे एक थप्पड़ लगा दिया। वो पूरा दिन रोती रही। मुझे बुरा लग रहा है, पर इसे भी मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था ना। बचपन की ऐसी बेशुमार शिकायतें इस डायरी में दर्ज थी, जैसे ये डायरी इसने बनाई है अनाया की शिकायत दर्ज करने के लिए थी।
कभी इसका रोना इसे तंग करता था तो कभी पलाज के साथ खेलना, कभी वो इससे नाराज़ कराता था तो कभी खुद नाराज़ होकर अपना गम डायरी से बांट लेता। जैसे जैसे वो पढ़ती जा रही थी इसकी आंखें हैरत से फटती जा रही थी। तो तू मुंडे नूं किन्ने दुख दे के आई है डंगर औरत। आज मेरा दिल बहुत उदास है। आज फिर आका जान ने कहा कि अनाया बलाज की है। मैं जब भी ये बात सुनता हूँ तो दिल उदास हो जाता है। आका जान ने सब ने मेरे साथ ज्यादती की है। बड़ा मैं हूँ ना, तो इस हिसाब से शादी पहले मेरी होनी चाहिए। बलाज को अनाया क्यों मिलेगी? वो मेरी है, सिर्फ फहाज अहमद सियाल की। ये तहरीर पढ़कर तो जैसे इसका दिल ही बंद होते होते बचा, अनाया मेरी है। ये अल्फाज थे या कोई धमाका? अनाया कई पल सुन सी रह गई। जब होश आया तो दिल को अजीब राहत सी पहुंची और मजीद पढ़ने का शौक भी खुद ब खुद बेदार होता चला गया। बड़े मतलब दी कल्ला जो आ रही हैं। आज मैंने अनाया को बारात से कहते सुना कि इसे पुलिस वाले बहुत अच्छे लगते हैं। पुलिस की यूनिफॉर्म देखकर इसके दिल में फ़ख्र पैदा होता है। देखना एक दिन मैं भी पुलिस वाला बनूंगा, एक ईमानदार पुलिस वाला। इसे याद है बचपन में अक्सर वो बाराज को पुलिस वाला बनने पर फोर्स करती थी, बल्कि इसके पसंदीदा खेलों में से चोर पुलिस सरफहरिस्त था। इसे हैरत हुई कि इसकी ख्वाहिश पर इस फील्ड में किया था। इसके बाद कई साल की कोई तारीख दर्ज नहीं थी, इतने दिन कुछ लिखा नहीं गया था। आज मेरा CSS का रिजल्ट है, मैं 3rd पोजीशन लेने में कामयाब हो गया हूँ। इंशाल्लाह अब मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी। ये बात उसने 26 साल की उम्र में लिखी थी। इसके आगे की तहरीर और भी ज़्यादा चौंका देने वाली थी। आज के दिन मेरे लिए बहुत खास था। आज मेरा बर्थडे था और मेरी SP की जॉब लगने पर हवेली में बहुत बड़ा जश्न मनाया गया। लेकिन जिसकी बर्थडे विश का मुझे सबसे ज़्यादा इंतज़ार था, इसने मुझे विश ही नहीं किया। सारा दिन समझो बेकार ही गया। एक जगह लिखा था, न जाने क्यों हमारे दरमियान ये तलखियाँ बढ़ती चली जा रही हैं। वो मुझे बचपन से पसंद नहीं करती। उस नापसंदीदगी की वजह जानने के चक्कर में मैं मज़ीद नापसंदीदा शख्सियत बन गया हूँ इसकी नज़र में। लेकिन आज तक ये वजह जानने में नाकाम हूँ। जब भी ड्यूटी से वापस आता तो दिल करता है कि इसका हंसता मुस्कुराता चेहरा एक बार ही सही कहीं नज़र आ जाए, लेकिन हर बार नाकामी मुँह दिखाती है। शायद ये ख्वाहिश हमेशा ख्वाहिश ही रहेगी। हसरत अंदाज में लिखा गया था, इसकी हिचकियाँ बन गई। आज लगता है जैसे मेरा आखिरी दिन है। ज़िंदगी का तो नहीं, इस डायरी का तो लाजमी। शायद अब मैं तुमसे हम कलाम ना हो सकूँ। जानती हूँ क्यों? क्योंकि जिस वजह से तुमसे मेरी दोस्ती हुई थी, आज वो वजह ख़त्म होगी। आज मेरे दिल में जो इसके लिए जज्बात थे वो मर चुके हैं। अब मेरे और इसके दरमियान जो रिश्ता वो सिर्फ़ और सिर्फ नफ़रत का है। मैं इससे बेपनाह नफ़रत करता हूँ, शायद इतनी जितनी वो मुझसे करती है। आज इसने मेरे जज्बात को बहुत ठेस पहुँचाई है। मेरे सिर्फ इतना कहने पर वो इसे दुपट्टे का ख्याल रखना चाहिए। इसने मुझे सबके सामने बेइज्जत कर डाला। आज तक मैंने इसकी तमाम बदतमीज़ियाँ खुले दिल से बर्दाश्त की, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। अब से वो मेरे लिए सिर्फ़ और सिर्फ मेरे भाई की होने वाली बीवी की हैसियत रखती है। यह आखिरी पेज था। इसके बाद से बाकी डायरी खाली थी। वो अपने अल्फाज का हमेशा से पक्का रहा था। इसने कहा था वो अब नहीं लिखेगा, तो इसने इतने साल गुजर जाने के बावजूद कुछ नहीं लिखा। लेकिन इन आखिरी अल्फाज ने इसे माजी में जाने पर मजबूर किया था। यह भी आम दिनों की तरह का एक दिन था। अनाया जवानी की दहलीज पर कदम रखती मुकम्मल तशीज़ा का रूप धार चुकी थी। नाजुक सी खूबसूरत हसीना बनी पूरी हवेली में दंदनाती रहती थी। वहाज की जॉब को 2 साल गुजर चुके थे और फातिमा बेगम अब इसके लिए लड़कियां तलाश करी थी, ताकि वहाज और बलाज दोनों की शादियाँ साथ कर दी जाएँ। बलाज भी MBBS कंप्लीट करके हाउस जॉब के आखिरी मराहिल में था। इस दिन वह आज की अचानक आमद हुई। अनाया बाग से अमरूद तोड़कर दुपट्टे में भरे हवेली की जानिब जा रही थी। जब तेज़ हॉर्न की आवाज़ से डरकर मुड़ी और पलट कर देखने पर वह आज की गाड़ी में मौजूद पाकर सटपिटा की। अमरूद से भरे दुपट्टे को बामुश्किल संभाल कर भागती हाँपती कांपती हवेली पहुंची। वह आज की गाड़ी भी इसकी स्पीड मिलाने की कोशिश में पीछे पीछे ही थी। आका जान बचा ले, प्लीज़ बचा ले। वह आज आगे, इन्होंने मुझे बाहर से आते देख लिया। देखना अभी डांटेंगे मुझे। वह फ़ौरन आगा जान की आगोश में आ छुपी थी। अनाया, अनाया, अरे अरे मेरा बच्चा, तुम कब आए? और आते अनाया अनाया क्यों करने लगे? ओ झल्ली यहीं कहीं होगी। नुसरत बेगम ने इसकी बलाए लेते प्यार किया और अनाया के मुताल्लिक लापरवाही से कहा, आप सबकी ढील का नतीजा ये, वो इतनी लापरवाह बदतमीज़ हो गई है। बुलाएं अपनी लाडली को, आज इसकी खबर लेता हूँ। वो बेहद गुस्से की हालत में गुर्राते हुए बोला। बरखुरदार, आते इतनी गरज चमक क्यों मचा रखी है? क्या कर दिया हमारी बच्ची ने? इसकी धारणें सुनकर बुरे बुरे मुंह बनाती अनाया को बाहों के हल्के में लिए वो वहीं चले आए थे। आपकी बच्ची एक नंबर की जाहल, बेअक्ल और आवारा मजाज होगी है। ये ज़बान संभाल कर बात करो। हाज आगा जान ने इसकी बात बीच में काटते हुए इंतहाई सख्ती से तनबीह की। आपको हमेशा मैं ही गलत लगाऊं? आगा जान कभी इसके करतूत पर भी नज़र डाल लें। इसने कहरबार नज़रों से अनाया को घूरते हुए आगा जान से कहा, हम इसके तमाम करतूतों से वाकिफ़ है। तुम इसे इस तरह से कहने वाले कोई नहीं होते। और हाँ, अभी हम जिंदा हैं। जब मर जाएंगे तो इसका शौहर बलाज अहमद सियाल इसकी देखभाल के फ़राइज़ से अंजाम देगा। तुम अपने काम पर ध्यान दो। कुछ इसकी पुलिस की नौकरी को लेकर नाराज़गी थी और कुछ इसके अभी अनाया के लिए कहे गए अल्फाज का असर था कि वो इतने सख्त अल्फाज कह गए। वह आज सकते की हालत में वहीं खड़ा ही नहीं जाता देखता रहा। यानी इन्होंने पल में से इसकी औकात याद दिलवा दी थी। हकीकत भी तो यही थी। वो अनाया पर कोई हक रखता ही कहाँ था जो इसके अच्छे बुरे के बारे में बोलता। छोड़ो इन्हें और इनकी बातों को। आओ तुम मुँह हाथ धो लो, मैं खाना लगवाती हूँ। नुसरत बेगम ने कहते फातिमा बेगम को खाना लगाने का इशारा किया। वहाज ने बहुत मुश्किल से अपने गुस्से पर काबू पाया। रुको,
आइंदा तुम मुझे इस हुलिये में बाहर या किसी मुलाजिम के सामने नजर आई तो मुंह तोड़ दूंगा तुम्हारा। वहाँ से हटती अनाया का बाजू तो बोझ कर इसने कड़े तेवरों से कहा। नुसरत बेगम ने माथा पीटा। वो अक्सर अनाया को इस तरह की पाबंदियां लगाता रहता था। आपको क्या मसला है? मैं जहाँ भी जैसे भी जाऊँ, और ये कपड़े मेरे फेवरेट हैं। मैं अपनी सहेली के घर गई थी, कहीं भाग नहीं गई थी जो आप। बस। इससे पहले वो मजीद को बकवास कर गुजरती, इसने धाड़ कर इसे चुप करवाया। इसकी मोटी आंखों में खौफ से आंसू चमकने लगे। इसकी मोटी मोटी आंखों में खौफ से आंसू चमकने लगे। इससे दूर होना चाहा, लेकिन कलाई अभी भी इसकी गिरफ्त में थी। अनाया शुरू तो कलानी रही है। मैंने कहा आइंदा तुम ऐसे बाहर नहीं जाओगी तो नहीं जाओगी, और ये दुपट्टा सर पर लेने के लिए होता, हार में पकड़कर खुद की नमाइश करवाने के लिए नहीं। पता भी है गांव के आवारा लड़के कैसे घुर घुर कर तुम्हें देख रहे थे, इसने तंज करते हुए सख्ती से कहा। इनकी आंखें देखते रहे, मुझे क्या, और आपको भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। वो तड़क कर बोली। ना समझी का ये आलम था कि बोलते हुए भी कुछ भी नहीं सोचती थी। अभी भी इतनी बड़ी बात बोलती थी, वो भी अनजाने में ही। अनाया क्या बकवास कर रही हो, बस करो। वहाज का चेहरा गुस्से से मजीद सुर्ख होते देख नुसरत बेगम ने सरजनिश की। अपनी इज्जत को सरेआम यूं फिरते देख मुझे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, इसने हो आते हुए जबड़े फेंच कर कहा। मैं आपकी इज्जत क्यों हुई? मैं पलाज की इज्जत हूँ, और जब वो कहेंगे तभी पर्दा किया करूंगी। आपके कहने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप मेरे कुछ नहीं लगते। अभी आगे जाने कहा ना कि पलाज मेरी देखभाल खुद करें। आह! इसके इतने हित्ता का मेज़ अल्फाज पर वहाज अपने अंदर उठते गुस्से के बाल को न जाने कैसे दबा रहा था। जब इसके आखिरी जुमले पर इसने जोर से धक्का दिया, वहाँ से निकलता चला गया। अनाया के दूर की नेट चीखने पर नुसरत बेगम दहल कर इसकी जानिब बढ़ी थी, जबकि अपने कमरे में आकर वहाज ने कमरे की हालत बिगाड़नी शुरू कर दी। पहले आगा जानो, फिर अनाया के अल्फाज ने इस पर हकीकत जिस तरह वाज़ेह की थी, इसके अज़ाब चटक गए थे। दिल में दर्द सा उठने लगा। कई साल बाद ये बात फिर से दोहराई गई थी, जो इसके लिए हमेशा तकलीफ का बाइस बनी थी। इसे शुरू से अनाया में अजीब दिलचस्पी महसूस होती थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये दिलचस्पी बढ़ते हुए संजीदगी इख्तियार करने लगी। तो वह आज हसास होता गया अनाया को लेकर। वो हद से ज़्यादा पॉजेसिव हो गया, जो अनाया को इससे गैर पसंदीदगी का बाइस बना। और इस तरह जैसे जैसे वो इससे दूर होती गई, वह आज का गुस्सा फ्रस्ट्रेशन इस पर निकलने लगा, और वो इससे हद दर्जा मतनफ़र होकर नफरत करने लगी। भाज को भी खुद से नफरत करने पर मजबूर करके बचपन से गुस्से से काम लेने वाला भाज अब कई सालों से इससे खुलकर नफरत का इजहार करने लगा था। हाज मुझे बचपन से पसंद करते हैं। लड़ियों की मानत गिरते आंसुओं से हिचकों के दरमियान इसने खुद से सरगोशियाना सवाल किया। इस बात पर यकीन करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। इसका जो ज़ाहिरी रवैया था वो हमेशा काफ़ी रूट रहा था। इसके बरक्स डायरी में मौजूद इनका शफात कोई और ही कहानी सुना रहे थे। हालांकि डायरी में कहीं भी खुले और वाज़ेह अल्फाज में नहीं लिखा था वो इससे मोहब्बत करता, लेकिन इसकी एक एक बात इसके लिए जिस बात की तरफ वाज़ेह इशारा थी। शुक्र है हूँ खोते नु अकल आई। इसके छोटी छोटी बात को लेकर नाराज़ होना, इसके त्वचा न देने पर उदास हो जाना, लड़ना झगड़ना वगैरह सब बातें इसके सच्चे जज्बात की गवाह थी। और अनाया को हैरत के साथ खुद पर अफसोस भी था कि कैसे इसकी मोहब्बत को ना पहचान सकी। शादी के पहले न सही, शादी के बाद इस राज को पा रही थी, मगर नहीं, इसने खुद को इस और अपने जज्बात को जिस खोल में कैद कर रखा था, अनाया के लिए चाहते हुए भी इसे इस खोल से निकाल पाना मुमकिन नहीं था। मैं कैसे नहीं जान पाई इनकी आंखों में कई बार अपने लिए मोहब्बत भरे जज्बात देखकर भी वो मुझे चाहते हैं। मैंने हर बार अपने अमल से इन्हें तकलीफ पहुंचाई, बार बार जानबूझकर बलाज का नाम इनके सामने लेती रही। इन्हें कितनी तकलीफ होती होगी, खुद कलामी में कहती वो रो दी थी। मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था, इनके जज्बात को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए थी। इसने लब काटते हुए सोचा। इसे याद था इसकी गुर्बत में बिताए एक एक पल में इसे कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि वो नफ़रत या मजबूरी में रिश्ता निभा रहा है, बल्कि इसके साथ बिताए लम्हात में बहुत राहत महसूस करती थी। इसका छूना बहुत अनोखा एहसास बख्शता था। बीते हसीन लम्हों को याद करके वो मुस्कुराई। आप मुझसे इतनी मोहब्बत करते हैं, कभी बताया भी नहीं, लेकिन अब मैं जान गई हूँ तो देखिएगा, आपसे उगलवा ही लूँगी। और एक बात, मैं भी आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। आई रियली लव यू। खुद कलामी में कहती वो शर्म से सुर्ख होती, कंबल में मुँह छुपा के इस बात को भुलाई कि पिछले दिनों जो कुछ हो गया, इसके बाद से वह आज कितने गुस्से में है। वो तो इस रिश्ते को सिरे से ख़त्म करने के दर पे था। फलक इसकी मिन्नत समाजत न करती तो न जाने क्या तूफान आ चुका होता। आराम से वो वॉशरूम से निकल रही थी जब इसका पाँव डोरमेट में रपटा। इससे पहले वो गिरती बलात के मजबूत बाजुओं से संभाल लिया। देखकर नहीं चल सकती, तुम अकेली नहीं, तुमसे एक और जान भी जुड़ी है, जिसके लिए एहतियात बहुत ज़रूरी है। सख्त लहजे में सरजनिश करता हुआ फलक को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। इसके होंठों पर मुतबस्सम खिला। हंस क्यों रही हो? मैं कोई जोक नहीं सुना रहा। वो गुस्सा हुआ। आपकी डांट भी अच्छी लगती है, बस आप बात क्या करें मुझसे, चाहे गुस्सा ही करें। वो मुस्कुराई। फजूल मत बोला करो। इसके तेवर बिगड़े और इसके बाजू को झटके से छोड़कर पीछे हुआ, जब फलक ने इसका हाथ थाम कर इसे रोका और इसके वजूद से अभी से शावर की खुशबू बलाज के नथनों से टकराई तो इसके हवास पे काबू होने लगे। गुलाबी कलर के ड्रेस में गुलाबी रंगत और भीगे बालों समेत वो सीधा इसके दिल में उतरी थी। मुझे आज आप बता ही दें। क्या? इसने नासमझी से देखा। कि आप किस तरह मानेंगे? मुझे माफ़ कब करेंगे आप? इसने इसकी आंखों में देखते इस्तफसार किया। बलाज कुछ पल इसकी नीली झील सी आंखों में खो गया। पता नहीं क्या सी ना ऊपर वाला बलाज ही सी।
जब तुम मनाओगी। जाने किस रूम में बहकर इसने कहा। वो काफ़ी बहका बहका सा लग रहा था। शरीक हयात की कुर्बत का असर था या क्या। वो बहुत बेकाबू हो रहा था। खुद से किए वादे पानी में बहने के करीब थे। किस तरह मनाऊं, आप ही बता दें। इसकी आंखों में नमी सी चमक गई। हज़ारों उम्मीदों के दिए जैसे एक साथ ही आंखों में रोशन हो गए थे। आप जो कहेंगे मैं करूँगी, बस मुझसे मज़ीद नाराज़गी मत रखिए। मैं अपनी ज़िंदगी आपके साथ आपकी खुशनुदी हासिल करते गुजारना चाहती हूँ। प्लीज़ बलाज, मुझे माफ़ करके मेरे दिल को सुकून दे दें। इसने इसकी आंखों में देखते कहा, जो खुद भी इसे ही देख रहा था। मैं ये हसीन दिन जो एक औरत के लिए बहुत ही खूबसूरत होते हैं, मैं इस नाराज़गी की नज़र नहीं करना चाहती। हमारे बच्चे के साथ साथ मुझे भी आपकी मोहब्बत और तवज्जो की ज़रूरत है। आप क्यों नहीं समझते। वो इसे नरम देख इसके सीने से सर टकरा गई। बलाज खामोशी से खड़ा रहा। इसने इस बार इसे झिड़का नहीं था। तुमने भी तो मुझे नहीं समझा। मुझ पर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाकर मुझे बेइतबार कर डाला। तब मैं माफ़ी मांग रही हूँ ना, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें, या वो तरीका बता दें जिससे माफ़ी मांगने पर आप मुझे माफ़ कर देंगे। मैं मरकर भी वो कर गुजरूँगी। इसकी बात ख़त्म होने से पहले इसने कहा। वाकई कर लोगी। बलाज ने इसकी कमर में हाथ डालकर इसे करीब करते हुए पूछा। जी मैं हर हाल में कर लूँगी, बस आप बताएं। वो जैसे तैयार थी आंसू साफ करते इसके बताने की मुंतज़िर हुई। सोच लो, इसने वार्न किया। सोच चुकी हूँ, इसने अज़म से कहा। मुझे कभी छोड़कर जाने की बात मत करना। मैं मर जाऊँगा अगर तुमने दोबारा ऐसी कोई हरकत की। मैं तुम्हें खुद से एक सेकंड भी दूर नहीं कर सकता। इसके ऐसे कहने पर फलक कई पल सुनती होगी। इसे अपने कानों पर यकीन नहीं आया। बलाज ने लहजे में कहते से खुद में भेज चुका था, जबकि वो अभी भी सख्ते में गिरी खड़ी थी। चलो मन्ने आसानी ना माफ़ी नहीं मिली, लेकिन माफ़ी तो मिल गई ना। पहले ना पहले मिलनी चाहिए थी। तुम नहीं जानती मेरी क्या हालत हुई थी जब तुम यहाँ नहीं थी। मुझे सब कुछ बर्दाश्त है, पर तुमसे दूरी नहीं। तुम मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत हो, मेरी मताए जान। आइंदा इतनी तकलीफ मुझे कभी मत देना। इसे किसी कीमती शय की तरह सीने में भेजे। वह नरम लहजे में आहिस्ता आहिस्ता कह रहा था। फलक को समझ नहीं किस तरह रिएक्ट करे। आई रियली लव यू। इसके चेहरे को हाथों के प्याले में भरकर मोहब्बत से इसकी पेशानी छूते इसने इजहार किया। बहुत कुछ कहने की ख्वाहिश रखते हुए वो कुछ न बोल सके। उसे सकते हुए इसके गले लग गई। अपने पिछले महीनों का गम गलत करने लगी। कितनी मिन्नत समाजत जतन के बाद वो माना था। फलक के लिए जैसे आज ईद का दिन था। अपने शोहर को मनाकर वो बेहद पुरसकून हो चुकी थी। सेहत के साथ क्या कभी ये गलती नहीं दोहराएगी। कुछ वक्त मजीद आगे से फलक की ज़िंदगी में जैसे बहार आ गई थी। बलाज की मोहब्बत को पाकर इसने ज़िंदगी की तमाम खुशियाँ पा ली थी। इसका रवैया पहले जैसा हो गया था। गुस्सा नाराज़गी भुलाकर वो पहले की तरह से शौक सा हो गया था। अपनी शरारत और बातों से हर वक्त इसका दिल बहलाता रहता। हॉस्पिटल से ज़्यादातर इसके साथ ही आकर ज़्यादातर टाइम इसके साथ ही बिताता था। और अब तो फलक का 8वां महीना स्टार्ट था, जिसकी वजह से इसे बेहद केयर की ज़रूरत थी, जो सबके साथ बलाज भी भरपूर तरीके से कर रहा था। इसके मना करने के बावजूद अक्सर अपने हाथ से खाना फ्रूट्स खिलाता था। मेडिसिन अपनी निगरानी में खिलाते, जबकि अब तो बेबी की शॉपिंग भी स्टार्ट कर दी गई थी। फलक रब का जितना शुक्र अदा करती कम था। अल्लाह ने इसे इसका शौहर लौटा दिया था, वरना इसे तो न जाने कैसे कैसे वहम सताते रहते थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, बस कुछ ठीक नहीं था, तो वो थी अनाया की ज़िंदगी। इसकी ज़िंदगी में जैसे ठहराव सा आ गया था। वक्त जैसे रुक सा गया हो। 5 माह का अर्सा कम नहीं होता। 5 महीने में वो मुंतज़िर थी कि वो इसे अपने पास बुला ले या खुद इसके पास आ जाए। ये इतना ही करते कि इसका फ़ोन उठा ले, लेकिन नहीं, वहाज ने कसम खा ली थी जैसे वो इसकी तरफ पलट कर नहीं देखेगा। कई बार तो वो पैगामात भी भिजवा चुकी थी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अब तो पूरी हवेली जान चुकी थी कि इनके दरमियान कुछ हुआ है। सब पूछ कर थक गए, लेकिन वो क्या बताती कि किस लिए नाराज़ हो इससे। अब तो रो रो कर इसकी आंखें भी खुश्क हो गई थी। इसने खुद को घर के कामों में मसरूफ़ कर लिया। इस वक्त भी वो नुसरत बेगम के साथ बैठी फलक के बेबी के लिए स्वेटर बुन रही थी। पहले इसे इन कामों में दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन अब बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने लगी थी। स्वेटर पर फूल बना रही थी जब आगा जान को बेहद गुस्से और जोश में अंदर दाखिल होते देख वो अपना काम छोड़कर इनकी जानी मतवज्जा हुई। बाकी सब भी परेशान हो गए थे। इनके पीछे पीछे मंसूर और मकसूद साहब भी थे। आज वो जिस जिरके में गए थे, शायद जिरके का फैसला इनके हक में नहीं हुआ था। इससे गुस्सा थे। अभी वो सब मामला समझने की कोशिश कर रहे थे कि जब वो वापस बाहर आए और हवेली की दहलीज पर खड़े होकर ज़ोर से चिल्लाए, भेजो इसे। इनकी धाड़ पर गेट खुला। नौवारिद को देखने के लिए सब भी हैरान परेशान हवेली के दरवाजे की जाने पड़ी थी, और मेन गेट से अंदर दाखिल होते महबूब साहब को देखकर छिटक कर रह गए। मंसूर साहब और मकसूद साहब एक तरफ खामोश खड़े थे, जबकि आगा जान गैज़ो गज़ब की अमली तस्वीर बने हुए थे। चेहरा गुस्से की ज़्यादती से सुर्ख अंगारा हो रहा था। फलक बाप को सामने पाकर तड़प कर रह गई, लेकिन लपक कर इनके सीने से न लग सकी। अनाया भी ने यहाँ देखकर खुश हुई थी, पर इजहार करने से गुरेज किया। ये रहे तुम्हारे हिस्से की जायदाद के कागजात, इन्हें उठाओ, चलते बनो। आइंदा मुझे हवेली के आसपास के पाकिस्तान में भी नजर आए तो गोली से शूट कर दूंगा। इनके संगीन अल्फाज ने सबके दिल दहलाए थे। महबूब साहब इस दिन के बाद रुके नहीं थे। अक्सर हवेली चक्कर लगाते रहे थे, बल्कि आरजी के आम के लिए यहाँ घर भी ले चुके थे। आगे जाने हवेली के मुलाजमीन को इन्हें हवेली में दाखिल होने से रोकने का कह दिया था, तो वो अक्सर डेरे पर पाए जाते, जिससे इनका पारा हाई हो जाता। इन्हें सख्त सुनाकर वो भगाना चाहते थे, लेकिन महबूब साहब काफ़ी मुस्तकिल मजाज साबित हो रहे थे, और आज तो इन्होंने हद ही कर दी। एक बहुत ज़रूरी जिरगा अपने इख्तितामी मराहिल में था। गाँव के सरपंच के लिए वोटिंग हो रही थी। सबको उम्मीद थी कि हर बार की तरह फैज़ से आली सरपंच बनेंगे, लेकिन महबूब
साहब की अचानक आमद और अपना बयान सामने रखने पर जरके के लोगों ने सोचने का वक्त मांग लिया, जिससे इनका गुस्सा आसमान को छूने लगा। मुझे ये सब नहीं चाहिए, ये आप अपने पास रखें, मुझे बस हवेली में जगह चाहिए और आपका प्यार। नहायत तमीज़ से ज़मीन पर बिखरे सारे कागजात उठाकर इनके हवाले करते इन्होंने आहिस्तगी से कहा। फलक बाप की हसरत ज़दा आवाज़ पर अश्क पार हुई। हम पहले भी कह चुके हैं, ये हवेली तुम जैसे घटिया लोगों के साय से भी पाक रखी जाएगी। तो बार बार इस सवाल का मकसद, और हम हवेली में मुलाजमी भी जांच पड़ताल के बाद रखते हैं, और तुम्हारा रिकॉर्ड हमें मालूम है, तुम भिगोड़े और बेहिस शख्स हो, तुमसे उम्मीद लगाना बेकार है। आगाजान बेहद कठोर अंदाज में बोले। सबके दिल दहल गए। अब मैं पुरानी गलतियां नहीं दोहराऊंगा, मुझे आपकी खिदमत की नौकरी मंजूर है, कम से कम जन्नत कमाना चाहता हूँ मैं। इन्होंने बगैर बुरा मनाए कहा। आगाजान के चेहरे पर खुली सुर्खी में कई गुना इजाफा हुआ। नुसरत बेगम बेटे को सामने देख ममता के एहसास से तड़प रही थी। ये ख्याल तुम्हें पहले क्यों ना आया? पहले की निस्बत इस पर इनके लहजे में वो करख्त की नहीं थी। नहायत पुरसकून लहजे में सवाल किया गया। पहले मुझसे गलती होगी, अब नहीं करूँगा। और आपने देखा आपकी पसंद करदा लड़की किस कदर ख़राब थी। तहमीना सुल्ताना ने हमारी बच्चियों को, तुम्हारा इस खट के किसी फ़र्द से कोई ताल्लुक़ नहीं। इन्होंने ठंडे ठार लहजे में बावर करवाया। वो हल्का सा मुस्कुरा दी, सब पर बारी बारी एक नज़र डाली जो इनके लिए तड़प रहे थे। और जहाँ तक हमारी पसंद की बात है, तो हमने शादी के वफ़ात के बाद भी तो हमने ऑफ़र की थी पाकिस्तान आकर घर बसाने की। तब तो तहमीना का किस्सा ख़त्म हो चुका था, तब क्यों नहीं आए? इन्होंने याद दिलवाया। महबूब साहब सर झुका गए। गलती होगी, माफ़ कर दें, जो चाहे सज़ा दे लें, लेकिन अपनी बाहों में भेज लें। मैं चिटाख महबूब, डैडी, मामू। महबूब साहब मोहब्बत से कहते इनके करीब होते सीने से लगने लगे थे कि इन्होंने इन्हें दूर छटकते मुंह पर तमाचा दे मारा, जिससे वो सीढ़ियों से लड़खड़ाते नीचे जा गिरे, जिससे नुसरत बेगम की ममता से लबरेज आवाज़ के साथ दो और आवाज़ें भी फिज़ा में जमूद पैदा कर गई थी, और वो थी फलक और अनाया की आवाज़ें। सबने महबूब साहब को छोड़ इन आवाज़ों के ताक़ुब में देखा। अनाया को गलती का एहसास हुआ तो बाहर की जानिब भागती। फलक का बाजू तो बोझ कर रोका था, जबकि आगाजान की ना समझ और नाफहम नज़रों में आहिस्ता आहिस्ता करख्त की और सख्ती उतरने लगी। फलक का फूट फूट कर रोना वाज़ेह इशारा था इस बात की जानिब जिसे वो झुटलाने की कोशिश कर रहे थे। इसके अलावा बाकी सब सख्ते के आलम में थे। मैं जानता हूँ कि वह आज हमारे खिलाफ जाकर इस आदमी को अपने घर में पनाह देता रहा है। तुम दोनों को की इससे शनासाई बनती है। अनाया ने इसे जिस नाम से पुकारा वो तो ठीक है, लेकिन ये लड़की तुम किस तरह जानती हो इसे? पुरसोच अंदाज में कहते अचानक धमाका होने पर फलक को सख्ती से मुखातिब हुए। मामले की खबर होने पर पलाज हाँपता वहाँ पहुँचा और वहाँ के चलते हालात को देख घबराया। महबूब साहब को सहारा देकर खड़ा किया। शुक्र था इन्हें चोट नहीं आई थी। आगाजान प्लीज़ अंदर बैठ कर। तुम चुप करो बदबख्त, इसे बताने दो पहले, फिर सबका हिसाब किताब होगा। बलाज की बात को थाड़ कर काटते हुए इन्होंने जबड़े फेंक कर कहा। बलाज ने आने वाले हालात को लिए खुद को गहरा सांस लेकर तैयार किया। जवाब दो हमें फलक। बलाज सियाल, इस शख्स को बाप के नाम से पुकारा है ना तुमने? हमारे कान गलत नहीं सुन सकते, तुमने इसे वलायती नाम से पुकारा था ना? तुम इसकी बेटी हो? वो यकीनो बेयकीनी की कैफियत में घिरे सवाल पर सवाल किए जा रहे थे। फलक लब काटते हुए अपनी हिचकियों को दबाने की कोशिश कर रही थी। आज जैसे यौम हिसाब था। आकाजान पहले इसे जवाब देने दो। बारात ने फिर से कुछ कहना चाहा, लेकिन इन्होंने हाथ उठाकर मना कर दिया। नज़र फलक के चेहरे पर गड़ी हुई थी। फलक ने बेख्तियार बालाज को देखा, जिसने इशारा किया। जी। इसकी इजाज़त देने पर अस्फात ने सर हिलाते हुए इकरार कर गई और हाथों में चेहरा छुपाकर फूट फूट कर रो दी। इतना बड़ा धोखा! आगाजान, वो लड़खड़ाकर पिलर का सहारा लेकर बामुश्किल संभले। फलक और महबूब साहब समेत सब इनके जाने बढ़े, लेकिन इन्हें संभालने के लिए, लेकिन इन्होंने मना करते मंसूर साहब का सहारा लिया। इतना बड़ा धोखा कि तुम सब ने मेरे साथ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसके नापाक खून को हमारे खून में शामिल करने की? इन्होंने महबूब साहब की इशारा किया। फलक मजीद शिद्दत से रो दी। महबूब साहब भी लब फेंच के, तुमने मेरी पीठ पर छुरा घोंपा है, मैं तुम सबको कभी माफ़ नहीं करूँगा। इन्होंने बारी बारी बलाज, फलक, महबूब साहब और अनाया को देख कर कहा। नुसरत बेगम ने इस रात से पर्दा उठाने की कोशिश की कि वो भी सबसे वाकिफ़ है, लेकिन बलाज ने आंखों से इशारा करते मना कर दिया। आकाजान, फलक हमारा खून थी, अगर ये किसी गैर के यहाँ ब्याही जाती तो। चुप करो तुम! थप्पड़ की आवाज़ की गूंज के साथ इनकी धाड़ गूंजी और बलाज के अल्फाज मुंह में ही रह गए। ये बलाज को ज़िंदगी में पड़ने वाला पहला थप्पड़ था। वो खामोशी से नज़रों समेत सर भी झुका गया। मैंने तुम दो नालायकों को अपना बाजू समझा, अपने जिगर गोशे करार दिया, अपने सीने से लगा कर रखा। वो जगह दी जो अपने बच्चों को भी नहीं दी थी। हर बात तुम दोनों की मानी। अपने बच्चों को कभी ज़्यादा पढ़ने की इजाज़त दी। तुम दोनों को पढ़ाया लिखाया, जो चाहा तुमने किया। हमने कुछ नहीं कहा। ये इस सब का सिला क्या मिला हमें? हमारे बच्चे हमें धोखा दे रहे हैं। जिस चीज़ पर इसे अपनी सही औलाद होते हुए हमने सालों से खुद से दूर रखा, वही गलती करने पर तुम्हें माफ़ कर दिया कि तुम दोनों मुझे इस सबसे अजीज़ हो, लेकिन तुमने मेरे जज्बात को ठेस पहुंचाई। ए बलाज सियाल, वो महबूब साहब की तरफ इशारा करते हुए बोले। इनके लहजे में दुख बोल रहा था। बलाज तड़प गया। नहीं आगाजान, प्लीज़ ऐसे मत किया। मैंने ये सच आपसे इसलिए छुपाया कि आपको बाद में आराम से बता दी जाएगा, वरना आप मुझे इजाज़त न देते कि मैं।
इजाज़त तो हम अब भी नहीं देंगे। एक बार फिर इसकी बात काट कर वो गरजे हुए इन्हें देखेगा। निकल जाओ मेरे घर से। इंसाफ का तकाजा यही है कि तुम्हें भी इस शख्स की तरह सजा दी जाए। इन्होंने गरजदार आवाज़ में कहते सबको दंग कर दिया। बलाच ने हैरानगी से नहीं देखा। आगाजान प्लीज़, इसने इल्तिजाइया कहा। आगाजान मुझे कोई इंसाफ नहीं चाहिए, आप बलाच के साथ ये मत करें। महबूब साहब भी बोले, हम तुम्हारी वजह से ये कदम नहीं उठा रहे, खुश फहमी मत पालो, हम इसे अपनी नाफरमानी की सज़ा सुना रहे हैं। इन्होंने तड़क कर कहते रुख फेरते हुए फैसला सुनाया। किसी में हिम्मत न थी इनके हुक्म से इन्हें हराब पड़ता था। और तुम क्यों ऐसा चाहोगे? अपनी बेटी के घर को खुद कौन ख़राब करना चाहेगा? वो तमस्खर से बोले। महबूब साहब ने लब भेज लिए। हमें तुमसे ही उम्मीद नहीं थी बलाज। अब इनका रुख बलाज की जानिब हुआ और वो दुख और तासुफ से बोले, मुझे माफ़ कर दें आगाजान। वो फ़ौरन ही सर झुकाए इनके करीब चला है। आगाजान ने पहलू बदला। तुम्हें माफ़ करने का मतलब इसे माफ़ करना, और ये हम कभी नहीं करेंगे। तुमने हमारा बहुत दिल दुखाया बलाज। अगर तुम हमें आगाह कर देते कि हमारी बहू इस आदमी की बेटी, तो कम से कम हम आज इतना पछता नहीं रहे होते। इन्होंने फिर से महबूब साहब को बीच में घसीटा और दुख से बोले। इससे पहले बलाज कुछ कहता महबूब साहब बोल पड़े। आगाजान मुझे माफ़ी नहीं चाहिए, अब बलाज को घर से मत निकालें, फलक को कबूल कर ले, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। डैडी? जहाँ सब ने इनकी बात पर हैरानगी का इजहार किया, वहीं फलक ने बेयकीनी से इन्हें पुकारा। आगाजान प्लीज़ आप इन दोनों को सजा मत दें। मेरी बेटी को आपकी मोहब्बत मिल गई तो मैं पुरसुकून हो जाऊँगा, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बेटी की आंखों में मौजूद सवालात को नज़रअंदाज करते इन्होंने फलक मज़ीद रो दी। चाचू प्लीज़, बलाज ने भी इन्हें टोकने की कोशिश की, पर वो मज़ीद बोले, आगाजान मुझे चाहे जितनी भी सज़ा दे, लेकिन मेरी बेटी को इस घर का हिस्सा बना ले। मेरी बच्ची बहुत नेक है, इसकी तरबियत मैंने और उसकी माँ ने असूलों पर की है जिन पर आपने अनाया की है। मेरी बेटी में कोई बुराई नहीं है, सिवाय इसके कि ये मेरी बेटी है। खुदारा मेरी बच्ची के साथ ये जुल्म मत कीजिएगा। इन्होंने हाथ जोड़कर विनती की। आगा ने खामोशी से इन्हें फिर बिलकती फलक को देखा। इनके चेहरे के करख्त तासुरात से वो बिल्कुल राज़ी नहीं लग रहे थे। आहो जिहड़े करतूत उन्होंने रल के घोले, पहले आप उन्हें किया तो फिर बाद जो उन्होंने नया ने भी कराया। हाले बहुत चंगी थी इन्दी। फलक नानो फलक फलक फलक। सब आगाजान के फैसले के मुंतज़िर इनकी जानिब मतवज्जा थे। जब फलक लहराकर ज़मीन बोस होने लगी कि अनाया ने इसे थाम कर गिरने से बचाया और चीखी। इसकी चीख पर सब इसकी जानिब मतवज्जा हुए तो दहल गए। अनाया मुश्किल से थामे हुए रो रही थी। सबके हाथ पाँव फूल गए। नवा स्यापा पाता फलक ने। बलाज जल्दी से इसकी जानिब बढ़ा और इसे गोद में उठाते बाहर की जानिब भागा। बाकी सब भी परेशान हाल गाड़ियों में सवार अस्पताल की जानिब चल दिए। हॉस्पिटल में अजीब माहौल बन चुका था। हर तरफ अफरा तफरी बची हुई थी। नर्सिस और डॉक्टर बलाज के धारने और गुस्से से बौखलाए हुए थे। वो खुद भी अंदर डॉक्टर्स के साथ इसके चेकअप में मसरूफ़ था। इसकी कॉलीग नाज जो फलक की गायनाकोलॉजिस्ट थी वो भी आ चुकी थी और मुकम्मल चेकअप के बाद इसे आगाह कर रही थी। देखिए सर, वो किसी बहुत बड़े सदमे के ज़ेरे असर बेहोशी की वजह से भी शायद यही है। इस हालत में इस तरह की कंडीशंस बहुत क्रिटिकल हो जाती हैं। हम इन्हें स्टेबल करने की कोशिश कर रहे हैं। 2 घंटे तक अगर इन्हें होश नहीं आया तो हमें कोई स्टेप लेना पड़ेगा। डॉक्टर ने तफसीली बताया और वहाँ से चली गई। बालाज समेत सभी परेशान हो गए थे। नुसरत बेगम और फातिमा बेगम रोते हुए दुआएं कर रही थी। अनाया सबको संभालने के साथ साथ खुद भी रो रो कर निढाल हो चुकी थी। आगाजान कॉरिडोर में टहल रहे थे जबकि मंसूर, मकसूद और महबूब साहब भी परेशान हाल से बेंचेस पर बैठे थे। 2 से 3 घंटे का वक्त गुजर गया। फलक को होश आना था, ना आया, बल्कि इसकी हालत मजीद बिगड़ती चली गई। इस समय बेबी की कंडीशन भी ख़राब होने लगी। बेबी की हार्ट बीट वक्त के साथ साथ कम होती जा रही थी। डॉक्टर्स ने बलाज को बुलाकर मशवरा किया और बेबी की प्री बर्थ की इजाज़त ली। इसमें माँ और बच्चे दोनों के नुकसान भी उठाना पड़ सकता था, लेकिन हालात को देखते बलाज ने पेपर्स पर साइन कर दिए और बाहर आ गया। सभी अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ा रहे थे, दुआएं मांग रहे थे फलक और इसके बच्चे की सलामती के लिए। अभी कुछ दिन पहले तो इसे सब इतने बड़े हादसे से गुजरे थे। फलक के बेबी को भी नुकसान होते होते बचा था और एक बार फिर इसी हालात से गुजरते सभी दिल गिरफ्तार से थे। 3 घंटे के तवील इंतज़ार के बाद डॉक्टर बाहर आई। ये वक्त जैसे बालाज ने सूली पर लटकते गुजारा था। एक डॉक्टर की हैसियत से इसे हर हालात के लिए तैयार रहना चाहिए था, लेकिन दिलो जान से अजीज़ हस्ती के लिए सिर्फ दुआएं ही थी जो वो अपने रब से सच्चे दिल से कर रहा था और यकीन था कि इसे बच्चे को कुछ नहीं होगा। मुबारक हो बेटा, हुआ है। डॉक्टर के मुस्कुराकर कहने पर सबके चेहरों पर मुस्कुराहट दौड़ गई। और मेरी वाइफ? बलाज ने बेताबी से पूछा। जी, माँ और बच्चा दोनों खतरे से बाहर हैं। फलक मैम को होश आने में भी वक्त लगेगा और बेबी चूँकि बहुत वीक है तो इसे नर्सरी में शिफ्ट किया गया। आप लोग कुछ देर में मिल सकते हैं। डॉक्टर कहती वहाँ से चली गई तो सब ने अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए एक दूसरे को मुबारकबाद दी। सब बहुत खुश थे। हवेली का पहला वारिस जो दुनिया में तशरीफ़ ला चुका था। आगाजान मुबारक हो, आपका परपोता आ गया। सबसे मुबारकबाद वसूल करता वो कदम कदम चलकर इनके करीब आया जो अब भी कॉरिडोर के सिरे पर चक्कर काट रहे थे। इसकी आवाज़ पर चौंके और हैरत से देखने लगे। क्या आपको परपोते की इतनी ख्वाहिश थी ना? सो मैंने पूरी कर दी। इसने संजीदगी का मुजाहिरा किया और कंधे उचकाए। मुबारकबाद नहीं देंगे मुझे? इसने इनकी आंखों में देखा। हाँ मुबारक हो। जैसे ख्वाब से जागे बूढ़ी आंखों में जुगनू से चमकने लगे। ऐसे नहीं, जैसे हमेशा से मुबारकबाद देते हैं वैसे दे, इसने नफ़ी करते कहा और इसके बाहें फैलाते ही वो इसमें समा गया। पोतों के मामले में वो इस कदर ही नरम दिल थे।
पोतों के मामले में वो इस कदर ही नरम दिल थे, इन दोनों से वो कभी नाराज़ नहीं रह पाए थे और शायद ज़िंदगी भर हो भी नहीं सकते थे। कहाँ है हमारा इबहाज? इन्होंने पीछे खड़े सब हैरान परेशान वजूदों पर नजर डाली, अपने पोते को ढूंढा। इनके नाम देने पर बलाज खुलकर मुस्कुराया था। पूरे ख़ानदान में खुशी की लहर दौड़ गई। खुद महबूब साहब भी भतीजे और दामाद के लिए बेपनाह खुश थे। इन्हें से इनकी बेटी को तो हवेली में जगह मिल ही जानी थी। आका हमेशा हमसे ज़्यादती कर जाते हैं। मंसूर साहब ने महबूब साहब से शिकवा के ना अंदाज में कहा। आवाज़ बड़बड़ाहट से कम न थी। महबूब साहब भाई की अपने बेटे से जलसे पर महबूब साहब और मकसूद साहब मुस्कुरा दिए। गल तो सही है, जेलस तो बनती है ना, जेलसी तो बनती है। कुछ घंटे पर इसे हल्का हल्का होश आने लगा। आसपास बेहद शोरगुल महसूस करके इसकी मुंदी मुंदी आंखों ने हरकत की थी। साथ ही दुखते बदन में टीसे भी महसूस होने लगी। किसी एहसास के तहत इसने पट से आंखें खोली तो पहले तो नामानूस माहौल से हैरान हुई, लेकिन आसपास से आती आवाज़ों ने इसकी तवज्जो मबजूल करवाई। अरे अरे लेटी रहो। फातिमा बेगम ने इसका माथा चूमते सिर उठने से रोका। नुसरत बेगम भी इसे प्यार करने लगी। बहुत शुक्रिया हमें पर पोता देने के लिए। नुसरत बेगम ने इसका सदका उतारते हुए कहा। फलक हैरानगी से देखने लगी। फलक में ताई प्लस खाला बन गई और आप ममा, मुबारक हो। अनाया चहकती हुई बेबी को लिए इसके करीब है। फलक की हैरत ज़दा नज़रों में नमी छलक पड़ी। दादो ना, मेरी बच्ची ऐसे खुशी के मौके पर रोते नहीं। इन्होंने इसे अपने सीने में भेजा। फलक का दिल क्या फूट फूट कर रोए, लेकिन ज़बत करके ये देखे बिल्कुल इबहाज अहमद सियाल साहब को। फातिमा बेगम ने इसे उठाकर बैठने में मदद दी तो अनाया ने छोटे से गोलगथने को इससे थमाया। इसने बहती आंखों से मुस्कुराकर इसे देखा और इसके छोटे छोटे गालों को चूमा। दादो मामा, ये तो बिल्कुल अनाया की कॉपी लग रहा है ना। इसकी बड़ी बड़ी बंद आंखों को देखकर इसने हैरान खुशी की मिलीजुली कैफियत से कहा। हाँ, और लाट साहब का गुस्सा भी अपने ताया पर किया है। रो रो कर कान फाड़ दिए इसने हमारे। भूखा इसे फीड करवा दो। नुसरत बेगम ने मसनूईपन से कहते से हिदायत की। वहाज के जिक्र पर अनाया के चेहरे पर कुछ रंग आकर गुजर गए, जिन्हें फलक ने बगौर देखा। नाना ऐसे तो मत बोले, इतना स्वीट सा तो है। अनाया ने मुंह बनाया। फलक मुस्कुरा दी। कुछ ही देर में अनाया फिर से बेबी को इससे लेकर सोफे पर जा बैठी और सोए हुए बेबी से बातें करने लगी। वो तीनों इसकी मासूम हरकतों पर मुस्कुरा दी कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। फलक संभल कर बैठी। हमारी बेटी कैसी है? अंदर दाखिल होते आगा चान को देख फलक ने हलक तर किया था। जब इनके अल्फाज पर वो हैरत से सर उठाकर इन्हें देखने लगी। इनके मुस्कुराते चेहरे पर नाराज़गी का नामो निशान नहीं था। क्या हुआ, ऐसे क्या देख रही हो? इन्होंने इसके सर पर हाथ रखते मोहब्बत से पूछा। इसकी आंखें झिलमिलाने लगी। देखते देखते इसकी हिचकी बन गई। आगा जाने से खुद से लगाकर प्यार से इसका सर चूमा और दुआएं दी। फलक के लिए यकीन करना मुश्किल था कि सुबह में इतने गुस्से का इजहार करने वाले आगा जान अचानक से ठीक कैसे हो गए। अनाया बच्चे बस करो, प्यार कर करके इसका मुंह ही बिगाड़ दोगी तुम। इबहाज के लिए नज़र दौड़ाते आगा जाने से फिर अनाया के पास देखा तो कहे बगैर न रह सके। जी नहीं, इसे सबसे ज़्यादा प्यार मैं करती हूँ, इसलिए सबसे ज़्यादा टाइम भी मेरे साथ स्पेंड करेगा। इसने रूठेपन से कहा। आगा जान हंस दिए। लाओ अब हमारे पर पोते को हमें दे दो। इन्होंने बेबी को इससे लेते प्यार किया। फलक नम आंखों से मुस्कुरा दी, जबकि इबहाज भी सोते हुए मुस्कुराया था। हमने अपने पर पोते का नाम इबहाज अहमद सियाल रखा। तुम्हें पसंद आया? इन्होंने फलक की राय ली। बहुत। इसने पहली बार खुद को मुखातिब किए जाने पर खुश होते हुए कहा। आगा जान भी मुस्कुरा दी। फलक को 2 दिन हॉस्पिटल में जाना था, इसलिए नुसरत बेगम और नायक और ज़बरदस्ती हवेली भेजकर फातिमा बेगम इसके पास रुकी थी और मर्दों में सिर्फ बलाज ही वहाँ था। फातिमा बेगम नमाज़ पढ़ने हॉस्पिटल में बने नमाज खाने की जानिब गई तो बलाज को मौका मिला अपनी बीवी और अपने बच्चे से अकेले में मिलने का। सो वो जल्दी से इसके रूम में चला है। शुक्रिया ज़िंदगी, इतना प्यारा बेबी देने के लिए, इसने इसके माथे पर लब रखते कहा। शुक्र है सो गया, वरना हमें डिस्टर्ब करता। इसने फलक के पहलू में सोए बहाज को देखकर शरारत से कहा। आप तो अभी से मेरे बच्चे से तंग आने लगे हैं, अभी तो इसे दुनिया में चंद घंटे भी ठीक से नहीं गुजरे। इसने मसनूई खफकी से कहा और बहाज को प्यार भरी नज़रों से तका। तंग तो आऊँगा ही ना, जब मुझे लगेगा मेरे और मेरी बीवी की प्राइवेसी को कोई और भी देख रहा है। इसने बेबाकी से कहा। फलक सुर्ख पड़ी और मज़ीद सुर्ख से इसकी जसारत ने किया। बलाज प्लीज़। इसकी वारफकी को बढ़ते देख इसने इसे रोका। वो अपने जज्बात काबू करते पीछे हुआ। आपको पता है आगा जान यहाँ आए थे और मुझे प्यार भी किया और बेबी को जानता हूँ, बल्कि वो तो बहुत मुझसे ज़्यादा बेचैन थे तुम्हारी कंडीशन को लेकर। सारा वक्त कॉरिडोर में टहलते रहते। बलाज ने बताया। इसके ड्रिप लगे हाथ को सहलाया। पर ये हुआ कैसे? फलक अभी भी उलझी हुई थी। मैं कहता था ना आगा जान को इनका पर पोता दे दो, फिर देखना कैसे वो तुम्हारे करवेदा होते हैं। वो इसने गैर संजीदगी से कहा। फलक हंसती। लेकिन डैडी, इनको वो कब माफ़ करेंगे? याद आने पर फिर से अफसुर्दा हुई। बेशक चाचू यंग लगते हैं, लेकिन मैं इन्हें ये नहीं कह सकता कि आगा जान को पोता दे दे उम्र का लिहाज। बलाज। इसकी शरारत भरी बात को फलक ने की भरी तनबीह ने ब्रेक लगाई। वो कहका लगा कर हंसा। गल तो सही है बलाज दी भी, बल्कि ऐसी उम्र के कुछ करके तो लिया चाचू ने चित्र पहने। तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता चाचू यहीं थे। आगा जान ने इन्हें अपने हॉस्पिटल से नहीं निकाला, मतलब कुछ तो दिल में जगह बनी है। इसने तसल्ली में इस लहजे में कहा। मैं डैडी के बगैर कैसे रहूँगी बलाज? वो नहीं माने तो।
ऐसा कुछ नहीं होगा, स्ट्रेस मत लो, तुम्हारी तबीयत वैसे भी ठीक नहीं है, तुम्हें आराम की ज़रूरत है। इसे टोकते हुए बोलता वो आराम की तिलकीन करने लगा। इसकी आंखों से निकलते आंसू अपने पोरों पर चुने। कुछ देर में फातिमा बेगम आ गई तो सबने मिलकर खाना खाया। आज फलक डिस्चार्ज होकर घर आई थी। इसका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। गाँव में नज़र और न्याज बांटी गई। सदकात खैरात किए गए। पूरे गाँव में जश्न मनाए जा रहे थे। अक्का जान भी बेहद खुश थे और फलक भी हवेली में अपना मुकाम पाकर बेहद खुश और मुतमिन थी। बस महबूब साहब के लिए फ़िक्रमंद थी। इबाज के आने से घर में फिर खूब रौनक होगी। मुबारकबाद देने वालों का भी तांता बन गया। इबाज पूरे दिन अनाया के पास होता। जब भूख लगती तो अपनी माँ के पास जाता, वरना सारा दिन अनाया से लिए घूमती रहती। इसीलिए इसका दिल भी बहल गया था। हर वक्त उदास और गमगीन रहने वाली अनाया इबाज के साथ चहकती रहती थी। इसके आने से जैसे से मसरूफियत मिल गई थी। अब भी इबाज की याद तो इसे आती थी, लेकिन वो रोती नहीं थी, बल्कि सब्र बर्दाश्त से काम लेती थी, इस उम्मीद पर कि जैसे फ़लक की ज़िंदगी में खुशियाँ आई हैं वैसे इसकी ज़िंदगी में बहार ज़रूर आएगी। हमने फैसला किया कि 2 दिन बाद बरोज़ जुम्मे को हम इबाज का अकीका बहुत धूमधाम से करेंगे। पूरे गांव को मदऊ किया जाएगा। खाना खाने के दौरान आगा जान ने ऐलान किया। सब एक दूसरे को देख खुश हुए। खाने के बाद मर्द हजरात बैठे बातें करने लगे, जबकि ख़वातीन के पास भी फेवरेट टॉपिक था कि क्या पहने। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक कि कोई भी फंक्शन हो ख़वातीन अपने ड्रेसिंग की पड़ जाती है। तो ये बनता है यार, पढ़नी चाहिए ड्रेसिंग की। ख़वातीन की ड्रेसिंग कोई आम बात है, वो मैचिंग करनी तो फिर ये तो फिर वो। मामी मेरे तो सारे अच्छे ड्रेसेस स्क्रैची में है, मैं क्या पहनूंगी परसों। अनाया ने रोनी सूरत बनाकर कहा। फातिमा मेरी बच्ची को सुबह बाजार ले जाना और जैसे ये कहे कपड़े दिलवाना। नुसरत बेगम ने इसे अपने साथ लगाते फातिमा बेगम को ताकीद की। अम्मा वहाज के हकीके में भी नहीं आएगा। अपने भतीजे की पैदाइश पर भी इसने रस्मी तौर पर फ़ोन कॉल करके मुबारकबाद दी है। फातिमा बेगम ने शिकायती अंदाज में कहा तो नुसरत बेगम सर्द सांस खारिज करके रह गई। बुला तो वो भी इसे कई बार चुकी थी, लेकिन वो अपने फैसले से एक इंच हिलने को तैयार नहीं था। न जाने इतनी अनाव अक्कड़ कहाँ से आ गई थी इसमें। मैंने तो इससे बोलना ही छोड़ दिया। अब भी मैं इसे फ़ोन नहीं करूँगी। देखती हूँ हमारी याद कब तक नहीं आती इसे। इन्होंने भी गुस्से से कहा। इन्हें तो कभी याद नहीं आएगी हमारी। अनाया ने दिल ही दिल में शिकवा किया। इसके जिक्र पर दिल फिर खून खून हो गया था। मैं कॉल करूँ इन्हें? शायद मैं कहूँ तो कोई ज़रूरत नहीं है, अब इससे मैं खुद ही निपटूंगा। बलाज वहाँ आते हुए इसकी बात काट कर बोला और इसके करीब ही टिक गया। फ़र्क जज्बसी हो गई। बेटा कुछ भी करके इसे बुलाओ तो सही, ताकि बैठकर मामला हल किया जा सके। ऐसे कब तक चलेगा? फातिमा बेगम बोली। जी। इसने सर झुकाए बैठी अनाया पर नज़र डालते कहा। फिर परसों की तैयारियां कहाँ तक पहुंची? इबाज को गोद में लेकर प्यार करते इसने पूछा तो नुसरत बेगम तफसील से बताने लगी। काफ़ी देर इनकी महफिल जमी रही और फिर बालाज के बार बार इशारे करने पर फलक को उठना ही पड़ा और आहिस्ता आहिस्ता चलती अपने कमरे में आ गई। कुछ ही देर में वो भी वहीं था। मुझे बहुत इग्नोर करने लगी हो तुम, इसने मसनूई गुस्से से देखा। और आप बहुत बदतमीज़ी करने लगे, क्यों बार बार इशारे कर रहे थे? इसने भी इसी के अंदाज में पूछा। तुम्हारी याद आ रही थी इसलिए। इसके कंधों पर हाथ रखते इसने फासला मिटाने चाहे। पीछे हटें और आइंदा सबके सामने ऐसे मत कीजिएगा, कोई देख ले तो क्या सोचेगा। इसने इसके हाथ झटके। ठीक है, सबके सामने नहीं करूँगा, लेकिन अकेले में तो कर सकता हूँ ना। आंख दबाकर कहते हुए इसके चेहरे पर झुका। बलाज प्लीज़। इसने इसे पीछे करते हुए अपनी सांस बहाल की। मेरी ज़िंदगी। इसने इसे सीने से लगाते खुद में भेजा। फलक कई पल इसके सीने से लगी खुद में सुकून उतरता महसूस करती रही। बलाज। इसकी पुकार पर इसने हुंकारा भरा। आप हाज भाई को कॉल करें ना प्लीज़। इनसे पूछा आखिर वो चाहते क्या हैं। इसने इससे दूर होते इसे देखकर कहा और बेड पर जा बैठी। जो वो चाहता था वो तो तुम रुकवा ही चुकी हो। इसका इशारा समझती वो नज़र चुरा के। मैंने सबकी बेहतरी के लिए किया ये। अगर आप चाहते तो आप भी कर सकते थे, लेकिन अफसोस। इसने नाराज़गी से कहा। मैंने भी इसके जूते खाए। तुम्हारा गुस्सा भी इसने मुझ पर ही उतारा कि मैंने तुम्हें क्यों बताया। बलाज ने कहा और इसकी गोद में सर रख कर लेटा। मैंने इसके लॉयर को धमकियाँ दी तो वो कमीना डरने की बजाय मेरी शिकायत लेकर वह हाज के पास पहुँच कर फिर तुम्हारी फ़ोन कॉल का किस्सा तौबा, समझो बहुत मुश्किल से जान बचाई है मैंने। इसने हंसते हुए बताया। फलक भी मुस्कुरा दी। वैसे तुमने कमाल कर दिया, इस अड़ियल घोड़े को लगाम डाल दी, वरना मुमकिन नहीं था। इसने इसे दाद दी। बलाज आप जानते वह हाज भाई अनाया को बहुत चाहते, फिर वैसा कैसे कर सकते हैं? इसने हैरत से पूछा। इसे अभी तक इस मामले की समझ में नहीं आई थी। वो अनाया को बहुत चाहता और अभी से नहीं, बचपन से। बचपन से? मगर वो तो आपसे। अनाया कहते कहते रुकी। हाँ बचपन से। तभी तो मैंने अनाया को हमेशा अपनी भाभी माना। और तुम्हारे दिमाग में जो खन्नास भरा गया था वो सब इंतहाई फजूल था। मेरे और अनाया की जोड़ी तो कभी बनी नहीं थी, और ना ही मैंने इसके बारे में कभी ऐसे सोचा, क्योंकि मैं तो बचपन से ही वहाज की अनाया में दिलचस्पी से वाकिफ़ था और अपने भाई की पसंद को कैसे अपनाता। इसने सब क्लियर करते कहा, जबकि दिमाग में भरे खन्नास के बारे में कहने पर वो शर्मिंदा सी होगी। और जहाँ तक बात है कि वो ऐसा कैसे कर सकता, तो डियर वो बहुत अनापरस्त और खुदसर आदमी है, और इतना अड़ियल के अनाया के तवज्जो न देने पर बचपन से लेकर अब तक एक बार भी अपनी मोहब्बत को किसी पर आश्कार नहीं होने दिया, सिर्फ इसलिए कि अनाया से अहमियत नहीं देती थी। तो अब इतने बड़े कारनामे के बाद इसका रिएक्शन बिल्कुल दुरुस्त है। मुझे तो लगा था वो अनाया को ज़िंदगी दफन कर देगा। इसने बताया तो फलक हैरान ही रह गया। आखिर कोई इतना राज का पाबंद कैसे हो सकता है कि बीवी पर भी कभी अपने इतने सालों पुरानी मोहब्बत जाहिर नहीं की। चलो अभी सोचो, सुबह मैं खुद वहाज से बात करूंगा। वो इसे हिदायत देता अपनी जगह पर मुंतकिल हो गया। एसपी वहाज स्पीकिंग। कॉल रिसीव करते कहा कि आवाज़ में असली करख्त की और गुस्सा नुमाया था। पता है तुझे ही कॉल किया, तो तू ही उठाएगा ना?
बलाज ने तिनक कर कहा। वहाज ने गहरा सांस खींचने की आवाज़ स्पीकर में सुनाई दी। क्यों कॉल की? इसने पूछा। कितना बगैरत है ना तू कमीने, तुझ में ज़रा शर्म लिहाज है? इसके पूछने पर बलाज को गुस्सा ही आ गया। वो झिड़कता हुआ बोला, इसके बड़े होने का लिहाज भी वो अक्सर बलाए ताक रख दिया करता था। जितना बहाज देकर तू तो ऐसा करना चाहिए था। चल यार मनिया, गलती हो गई, हुण आखिरी किस्त आ गई, हुण बच्ची दी जान लेगा कि चल माफ़ कर दे, कोई नहीं होता, कुछ नहीं होता, दोबारा नहीं करेगी। मुझसे पहले बाप के रुतबे पर फाइज हो गए, इसका ये मतलब नहीं जो दिल में आए बक दे, बड़ा हूँ तुझसे, तमीज़ से बात कर। इसने भी इसी के अंदाज में कहा। तमीज़ से बात करने के लायक है? बलाज ने हैरानगी का मुजाहरा किया। क्यों, क्या बेशर्मी देख ली तूने मुझ में? सवाल दर सवाल किया। बेगैरत, तुझे ये भी मैं ही बताऊँ? बलाज को मजीद गुस्सा है। वहाज तू किस मिट्टी का बना? तुझे पता भी है तू किस कदर बेहिसी का मुजाहरा करे? इतने दिन तूने अपनी शक्ल नहीं दिखाई, सब इतने परेशान है, लेकिन तुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन अब तो तुझे लाजमी आना चाहिए था, हमें कहने की ज़रूरत नहीं पेश आनी चाहिए थी, लेकिन तू अब भी दफ़ा नहीं हुआ। मेरा दिल करा तेरा कत्ल कर दूँ। गुस्से से कहते कहते आखिर में इसने दांत पीसे। हा कर दे, इस अजाब भरी ज़िंदगी से जान छूटे। इसने सर्द सांस खारिज करी। बलाज एक पल को खामोश हुआ, जानता था वो भी अजियत से गुजरा। वहाज तूने मुझे मेरे भतीजे की तस्वीर नहीं दिखाई अभी तक, जल्दी भेज। इसकी बात काटते हुए बोला। क्यों भेजूँ? अगर तुझे इसे देखना तो तुझे यहाँ आना पड़ेगा, वरना मेरी तरफ से भाड़ में जा। बलाज ने गुस्से से कहा। तू मेरे भतीजे को मुझसे दूर नहीं कर सकता। इसे भी गुस्सा है तो वो फ़ोन से ही धाड़ा। तो खुद दूर है इससे, इसने ठंडे ठार लहजे में कहा। बलाज मुझे गुस्सा मत दिला, फ़ौरन दिखा कैसा है वो। इसने हुक्म सादर किया। बिल्कुल अपनी ताई पर गया और देखेगा तो तू यहीं आकर, वरना नहीं। कल इसका की क्या, अगर तू नहीं आया तो मैं तुझसे कभी बात नहीं करूँगा, और इसे सिर्फ धमकी मत समझना, मैं कसम खा कर कह रहा हूँ। बलाज ने बताते हुए आखिर में गुस्से से कहा। ताई कहने पर वहाज के दिल की रफ्तार सुस्त पड़ी थी। इसकी यादें शिद्दत से तड़पाने लगी थी। दिल क्या कुछ भी करके इस दुश्मन जहाँ को देख ले, इसे अपने सामने ले आया, लेकिन ये इसके लिए मुमकिन ही कहा था। यार तू समझने की कोशिश करना, मैं कुछ नहीं जानता। इसने इसकी बात काटते कहा। बलाज यार तू सब कुछ भुलाकर आगे बढ़ सकता है, लेकिन मैं नहीं। मैं आज भी वहीं खड़ा हूँ और शायद ताहयात ऐसे ही रहूँ। वो बेबसी की इंतहा पर था। जानता हूँ तू इसे भुला नहीं पाया, लेकिन घर आने से क्या प्रॉब्लम है? आगा जान, दादो, मामा, बाबा सब तेरे मुंतज़िर है यार। इसका इशारा महीनों पहले हुए वाक़े की तरफ था। घर आने से तो सारी प्रॉब्लम है, वहाँ मुझे वो हर जगह दिखाई देगी, हंसती खिलखिलाती, और मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा, पागल हो जाऊँगा मैं। आज इसने पहली बार खुलकर अपने जज्बात का इजहार किया जो इतने महीनों से अपने अंदर पाल रहा था। तो एक बार आ तो सही, कुछ नहीं होगा, बलाज ने कहा, लेकिन इसके इनकार पर वह नाराज़ हो गया। फ़ौरन राब्ता मुनक़ता कर दिया। वह आज बेबसी से सीट की पूँछ से टकाकर रॉकिंग चेयर पर झूलने लगा। इसे कैसे अपनी मजबूरियाँ बताता हूँ। आज भाजपा की था, पूरी हवेली को सजाया गया था। बड़े बड़े मुल्क के सियासतदान दोस्त अहबाब मौजूद थे। लॉन में मेहमानों की आमद का सिलसिला शुरू हो गया था। बलाज और आगाजान के साथ मंसूर और मकसूद साहब भी मेहमानों का इस्तकबाल करे थे। बलाज को अब भी वहाज का इंतजार था, इस यकीन के बावजूद कि अगर इसे आना होता तो वो आ चुका होता, लेकिन इसकी नज़रें बार बार इसकी राह तक रही थी। बराह तो बालकनी में खड़ा वजूद भी तक रहा था। नीचे के मंजर पर निगाहें टिकाए वो इन सब में से इसे ढूंढ रही थी। मुकम्मल से सज कर तैयार हुई थी इस उम्मीद पर कि वो ज़रूर आएगा। रेड कलर की खूबसूरत अनारकली फ्रॉक पर बालों का जूड़ा बनाया, इसमें मोतिये के गजरे लगाए थे। लाइट मेकअप के साथ डीप रेड लिपस्टिक लगाए, नाजुक ज्वेलरी पहने वो बहुत प्यारी लग रही थी, लेकिन आंखों के दिए बुझे हुए थे। वक्त मुसलसल आगे बढ़ता जा रहा था। इसके आने के आसार दम तोड़ते जा रहे थे। 8:30 बज चुके थे। 9 बजे डिनर का अहतमाम था। अगाजान समेत सब मायूस हो चुके थे, जबकि वो भी अफसुर्दगी से पलट कर रूम में आई कि गेट पर बजते तेज़ हॉर्न से दिल की धड़कनों में इर्तियाश पड़ता हुआ भागकर बालकनी में गई तो आंखों से शुक्राने के आंसू छलक पड़े। वो आ चुका था, तमाम तर गुस्सा और गुरूर माथे पर सजाए, गाड़ी से निकलकर सबसे मिलता बंदर की जानिब बढ़ रहा था। वो जानती थी वो अपने रूम में आएगा, ना कि धड़कनें महवे रक्स थी। दिल जैसे पसलियाँ तोड़कर बाहर आ जाएगा। पूरे 5-6 महीने बाद इसका दीदार हुआ था। आंखें जैसे शराबी नहीं हो रही थी और अब वो इसके रूबरू आने वाला था। इसने कांपते हुए हाथों से आंसू साफ किए और ख़ुद को आईने में देखते मुस्कुराई, इस मसमूम इरादे के साथ कि वो कुछ भी हो जाए वो आज इसे मना ही लेगी। भारी कदमों की चाप के साथ दरवाजे का हैंडल घुमाया गया। नया कि दिल ने बगावत करते इसे कहीं चुप जाने पर उकसाया, लेकिन दिमाग ने सरजनिश करते इसे डटे रहने की तरकीब दी। तुम यहाँ क्या करियो? जैसे अपने रूम में दाखिल हुआ, इसे मुकम्मल सजा धजा देखकर इसकी दो हाथ शरूब के तीरों से घायल होने से बहुत मुश्किल से खुद को बचाकर तेज़ आवाज़ में थाड़ा। इसकी यहाँ मौजूदगी की बिल्कुल तवक्का नहीं थी। आपका इंतज़ार कहकर कदम कदम चलती वो इसके करीब तरीन आ गई, लेकिन जैसे वो इसके मज़ीद करीब होते सीने पर सर रखना चाहा, वो झटके से दूर धकेल गया। पाँव में पहनी नाजुक हील की वजह से वो गिर पड़ती के सहारे के लिए इसके कंधों को थामा। बकवास बंद करो, अपनी शक्ल भी गुम करो। इसने इसके संभल कर खड़ा होने पर छिड़का। वो दिलकशी से मुस्कुरा दी। ऐसे नज़रें मत चुराएं, गौर से देखें, आपकी ही हूँ। इसके हसीन रूप से नज़र चुराने पर मुतबस्सम होकर कहती मज़ीद एक कदम इसके करीब हुई। इसके अल्फाज और हरकत दोनों ही बात के गुस्से को भड़काने के लिए काफ़ी थी। तुम जैसी आवारा लड़की को देखना मैं पसंद नहीं करता, और तुम मेरी नहीं हो। तुम्हें छोड़ने का फैसला बहुत पहले कर चुका हूँ मैं। शायद फलक ने बताया नहीं तुम्हें। इसने इसके सर पर धमाका किया। क्या मतलब? वो यकदम जर्द पड़ी। तुम्हें आज़ाद करने वाला था मैं, लेकिन भला फलक का जिसने मुझसे वास्ते मिन्नतें करके तुम्हें बचा लिया। आते इसने ये इंकशाफ करना ज़रूरी समझा।
क्या आप मुझे मैं तुम्हें तलाक दे देता। इसने इसकी बात मुकम्मल की। आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? बेख्तियार वो इसके सीने पर मुक्के बरसाकर रो दी, और रोई भी बहुत शिद्दत से थी। वहाज ने 2 दिन बार के बाद ही इसके नाजुक चूड़ियों से मज़य्यन हाथ अपनी जारहाना गिफ्ट में लेकर जकड़े। हद में रहो अपनी, वो गुर्राते हुए बोला। अनाया अपनी कलाइयाँ आज़ाद करवाने के चक्कर में मचली, लेकिन वो छोड़ने को तैयार नहीं था। इसके सुर्ख चेहरे पर आंसू की लड़ियों को बहते देखने लगा। छोड़े मुझे। छोड़ने पर ही तो इतना रो रही हो तुम? वो तमस्कराना हंसा। आप छोड़ भी तो नहीं रहे और ना ही पकड़ रखा है, बीच में लटकाया वो मुझे। बचपन से लेकर अब तक यही किया आपने, ना ही खुद अपनाया ना ही किसी और का होने दिया। वो जाने किस स्ट्रो में बहकर बोली। इसकी बाकी बातों को इग्नोर करते करते इसने आखिरी बात को पकड़ा। किसका होना चाहती हो? बताओ मुझे, क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? झटके से खुद के करीब करते हुए बेहद मुश्तिल हुआ। आंखों में जैसे खून उतर आया, दिमाग की नसें भी फूल कर इसके फशारे खून का पता देने लगे। सिर्फ आपकी। इसकी आंखों में देखते इसने इज़हार में पहल की, इस उम्मीद पर कि वो खुद भी अपना आप खोल कर इसके सामने रख देगा। झूठ, बकवास है सब। मुझे बताओ, तुमने अभी ये क्यों कहा? किसकी होना चाहती? मुझे हर बार नीचा दिखाने, मेरे जज्बात को ठुकराने की कसम क्यों खा ली है तुमने? बताओ मुझे, आज़ाद होकर क्या करोगी? वो अपने काबू में नहीं लग रहा था, बेहद हवास पाक था, जैसे इसे कत्ल कर देगा इसने जवाब न दिया तो। मर जाऊंगी अगर आपने मज़ीद एक पल भी खुद से दूर किया तो। इसके बरक्स इसका लहजा बहुत पुरसकून और धीमा था। वहाज के दिल को राहत सी पहुंची। मैंने कब आपके जज्बात को ठुकराया? आप मेरे लिए जज्बात रखते हैं? इसने इसकी आंखों में देखते पूछा तो वो नज़र चुरा के अपनी गलती का एहसास हो गया था शायद। तुमने अपनी फुप्पो साहिबा पर यकीन करके हम सबको इतना गलत समझकर हम सबके जज्बात को ठेस पहुंचाई। कदरे संभल कर बोलता वैसे छोड़ के रुख मोड़ के। सिर्फ अपनी बात करें। आपने कब अपने जज्बात का इजहार मुझ पर किया जो मैंने ठुकराया हूँ? इसने इसके सामने आते अपनी बात दोहराई। वो किसी भी तरह आज इससे इंकिशाफ करवाना चाहती थी। तुम जैसी लड़की के लिए मैं कोई जज्बात नहीं रखता होता तो इजहार करता ना। दुनिया जहान की नफरत लहजे में समोने की कोशिश करते कहा गया। अनाया हंसती। वहाज को मज़ीद हैरत में घेरा। इसे तो इस पर रोना चाहिए था, वो यही तो करती थी, नापसंदीदा बात पर रोने बैठ जाती थी। झूठ तो मत बोले मेरी जान, आप लाख इनकार करें लेकिन मैं जान चुकी कि आप मुझसे कब, कितनी और कब से मोहब्बत करते हैं। वो फ़क्रिया कह रही थी जैसे इसे बड़ी खुशी की कोई बात ही ना हो। दिमागी तवाज़ुन तो नहीं तुम्हारी पप्पा ने ख़राब तो नहीं कर दिया तुम्हारा? ये जाते जाते अपनी बदखसलतें तुम्हें सौंप गई, जो खुशफहमी जैसी बेकार आदत पाड़ बैठी हो। तंज की तीर चलाते हुए इसने साफ इनकार किया। बार बार इस औरत को मेरी फुप्पो मत कहें। इस बार अनाया भी बर्दाश्त न कर सकी, तड़क कर बोली। इस बार हंसने की बारी वहाज की थी, सो कहका लगा उठा। हा हा हा, तो क्या तुम्हारी सहेली या पार्टनर कहूँ? बहुत काम आई हो तुम इसके। मेरी फाइल चोरी करके इसे देना फेवरेट काम रहा तुम्हारा। मज़ीद भी ताने इसने अभी सुनने थे इसने, लेकिन इसकी बर्दाश्त की हद काफ़ी कम थी। फाइल ने सिर्फ एक फ़ाइल दी थी, वो भी अनजाने में। जस्ट शट अप। मेरे सामने मासूम बनने की हरगिज़ कोशिश मत करना। तुम्हारे खिलाफ तो मुझे चोरी का मुकदमा दायर करना चाहिए था। अपनी अजीज़ा के साथ मिलकर मुझे धोखा देने और मेरे जज्बात का कत्ल करने की मुजरिम भी हो तुम। वो भड़क उठा था और तेज़ लहजे में कुर्राते हुए बोला। अनाया ज़बत खोकर फिर से रोने लगी। मेरी अजीज़ा नहीं थी वो, मैं सिर्फ इनके लिए अपना बदला देने का मोहरा थी और कुछ नहीं। आप समझते क्यों नहीं? वो रोते हुए बोली। कोई तुम्हें अपने मुतालिब के लिए इस्तेमाल करके तुम होती चली जाओगी? इसने भवें भेजकर सवाल किया। इसने जवाब न दिया, बस रोती रही। फजूल, बिल्कुल फजूल है ये रोना धोना, मुझ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। मेरे कमरे से निकल जाओ, जब तक मैं यहाँ हूँ मुझे नज़र मत आना। हुक्म सादर करते हुए बेहिसी से बोला। अनाया ने संग दिल की नदामत के बावजूद घूर कर देखा। मैं कहीं नहीं जाऊँगी और आपको भी अपने साथ रखूँगी। आप मुझे, तुम जारिए उठाकर बाहर फेंको। इसकी बात काट कर इसने दान गिर के जाते गुस्से से कहा। वहाज प्लीज़ गुस्सा थूक दें, एक बार मुझे मौका दे। मैं अब कभी कोई ऐसा काम नहीं करूँगी जिससे आपको तकलीफ हो। सब कुछ पसे पुश डालकर वो मिन्नत भरे लहजंदाज में बोली। अब तुम ऐसा कुछ कर भी नहीं सकती। तुम्हारी लाडली पुप्पो दुनिया से रुखसत जो हो चुकी है। इसके अलावा किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि वह हाथ सियाल की बीवी को बरगलाए। इसके तंज़ो तशनों को वह सब्र के घूंट की तरह पीगी। और एक बात बताओ, इसने आंखें को छोटी करके इसे देखा। ना पोर पोर मतवज्जा थी। मुझ जैसे बदकिरदार, अय्याश और पता नहीं क्या क्या गलत सरगर्मियों में मुलव्वस शख्स के साथ कैसे रहना पसंद करोगी तुम? वो फिर से पुरानी बात को बीच में लाया। ये जानते हुए वो कोई गलत फहमी का शिकार थी, इसने इसे को इतना ज़रूरी समझा। वो सब मेरी गलत फहमी थी, इसने ज़बत से जवाब दिया। और इस तरह की गलत फहमी आइंदा ज़िंदगी में नहीं होगी, इसकी क्या गारंटी है? इसने मसनूईपन से सवाल किया। शर्मिंदगी के बायस वो नज़र भी ना उठा सकी। कोई जवाब नहीं है ना, इसीलिए आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा। हुआ तो आप बेतबारी के जुर्म में मुझे सूली चढ़ा दीजिएगा, मैं उफ भी नहीं करूँगी। इसकी बात मुकम्मल होने से पहले इसने कहा, बकवास। इसने सर झटका। भाज प्लीज़ एक बार यकीन करके देखें मुझ पर, प्लीज़। इसने इसके हाथों को अपने सर्द हाथों में थामते हुए कहा। माजरत। इतना कहते वो घड़ी पर नज़र डालते फ्रेश होने चल दिया। अनाया वहीं सोफे पर गिरती अपनी बेबसी पर फूट फूट कर रोने लगी। यार फलक, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? बाहर सब तुम्हारा पूछ रहे हैं। रूम में आते हुए इसे झंझलाए हुए अंदाज में कहा। अब हाज ने बहुत तंग किया हुआ था, अभी से मामा लेकर गए तो मैं तैयार होने लगी हूँ। इसने कानों में झुमके पहनते हुए मसरूफ़ से अंदाज में कहा।
वाह, आज तो लोग गजब ढा रहे हैं। गुलाबी शॉर्ट फ्रॉक पर गुलाबी ट्राउज़र पहने कंट्रास्ट स्काई ब्लू दुपट्टे को सलीके से हल्के मेकअप में बहुत हसीन लगती थी, भला आज का दिल बेईमान होने लगा। आप भी कम नहीं लग रहे, वो मुस्कुराते हुए बोली। तुम्हें मैं अच्छा लग रहा हूँ? मुझे तो। क्यों ना एक दूसरे को खराज तहसीन पेश करें। वो बहके हुए लहजे में कहता इसके चेहरे पर झुका जा बजा मोहब्बत की फवार बरसाते हुए इसे पल में सुर्ख कर चुका था। बलाज काका क्या करें, हमें देर हो रही है। इसने इसके सीने पर दबाव डालते से पीछे के इतने में वो हाँफने लगी थी। तुम्हें इसे देखकर किस कमबख्त को देर होने की फिक्र होगी। इबाज वहाँ फंक्शन अटेंड कर लेगा, आखिर इसी का फंक्शन है। इसके मामा पापा रूम में एंजॉय कर रहे थे। शरारत से कहते इसने इसकी गर्दन पर हमला किया। फलक इसकी जसारतों पर मचल गई थी। बलाज प्लीज़ नहीं करे, देर हो जाएगी। इसके बहके जिस बात पर काबू दिलाते हुए इसने इसके होठों पर हाथ रखते कहा। बलाज पर मुश्किल पीछे हुआ। मेरा दिल तो नहीं करा, लेकिन चलो चलते हैं। इसके माथे पर मोहर मोहब्बत करते इसने कहा और इसका हाथ थामे बाहर ले जाने के लिए। एक बात कहूँ? फलक के कहने पर वो जाते जाते पलटा। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि सब ठीक हो गया। आपकी मोहब्बत, आगा जान का प्यार, हमारा बेबी, सब कुछ एक ख्वाब सा लग रहा है। फलक ने इसे देखते हुए कहा। वो इसके सीने पर सर रखा। तुम्हारा एक और ख्वाब भी पूरा होने वाला, बस थोड़ा सा सब्र और। बलाज ने इसकी गिरद हसार बांधते हुए कहा। कौन सा ख्वाब? मुतजस्सिस होकर इसे देखने लगी। सरप्राइज़ है, बलाज ने मुस्कुराहट ज़ब्त की। बलाज बताए ना, इसने सब्र कहाँ होने वाला था। नीचे चलो, पता चल जाएगा। वो कहता है इसे अपने हसार में लिए नीचे की जाने बढ़ गया। अब यहीं बैठी शोक मनाती रहोगी या नीचे भी चलोगी? वो फ्रेश होकर नीचे चेंज करता ड्रेसिंग के सामने खड़ा बाल बना रहा था। इसे सोफे पर बैठे आंसू बहाते देखकर भींचे हुए लहजे में बोला। जब तक आप मुझे माफ़ करके मुझसे बात नहीं करेंगे मैं कहीं नहीं जाऊँगी। इसने संजीदगी से अपना फैसला सुनाया। वह हाज ने आईब्रोज का आकर इसे देखा और खुद पर स्प्रे करने लगा। तुम नहायत बेवकूफ़ लड़की हो। तुम्हें वाकई लगता है कि तुम्हारे नीचे आने पर मुझे कोई फ़र्क पड़ेगा? और मुस्लिम हैरत से बोला। पढ़ना तो आपको चाहिए, जिस कदर आप मुझे चाहते हैं आपको मेरे हंसने रोने हर चीज़ से फ़र्क पड़ना चाहिए, लेकिन आप बहुत बेहिस। एक मिनट, ये बार पर चाहना, मोहब्बत, प्यार, ये क्या लगा रखा तुमने? मैंने कब तुमसे मोहब्बत पर इजहार किया? बीबी होने की हैसियत क्या दे रही? तुम तो सर पर ही बैठकर नाचने लगी हो। इसने संजीदगी से दो बदू होते पूछा। इसकी उलझी नजरें अनाया की नज़रों में देख रही थी। तो मतलब आप मुझे नहीं चाहते? इसने भी इसकी तरह दो टोक अंदाज में पूछा। नहीं, कंधे झुकाते हुए इसने साफ इनकार किया। तो फिर आपकी डायरी में मेरे मुतालिक इतना कुछ क्यों लिखा है? मेरी बचपन से लेकर अब तक की तस्वीर आपके पास क्या करी? इसने इसके सर पर धमाका किया। वह हाथ चंद पल सुन रह गया। इसकी डायरी के मुतालिक इसे कैसे पता चला? तुम्हें मेरी डायरी कहाँ मिली और कहाँ है इस वक्त? वो परेशानी की हालत में बौखला गया। मेरे पास है। अनाया ने बेखौफ होकर इतराफ़ किया। व्हाट? तुम इतनी बड़ी चोर हो? मैं तुम्हारा कत्ल कर दूंगा अनाया। मेरी डायरी मेरे हवाले करो। वो दान पीसता हुआ जारहाना तेवर लिए इसकी जानिब बढ़ा। दे दूंगी, पहले आप इतराफ़ करें कि आप मुझे चाहते हैं। मैं आपकी बचपन की मोहब्बत हूँ। इसने इसके गुस्से की परवाह किए बगैर कहा। वहाज ने इसके कंधों पर दबाव मजीद तेज़ किया। खूनख्वार नज़रों से इसे देखा। मैं किसी से मोहब्बत नहीं करता, और इनसे तो बिल्कुल नहीं, जो मोहब्बत से ना, जो मुझसे मोहब्बत ना करते हो, मुझे अहमियत ना देते हो और मुझसे नफरत करते, मजबूरी का रिश्ता निभा रहे हो। असल वजह अब इसके मुँह से निकली थी। इसके इजहार न करने की सबसे बड़ी वजह यही थी, और इस वजह को जानकर वो लब काटने लगी। किसने कहा मैं आपसे नफरत करती हूँ? आपसे मोहब्बत नहीं करती? इसने इसकी आंखों में देखते सवाल किया। मुझे आपसे बहुत मोहब्बत है, मैं बहुत चाहती हूँ आपको, आपके बगैर रह नहीं सकती। वह आज प्लीज़ समझने की कोशिश करें। वो बेबसी से कहती इसके सीने पर सर रख गई। आज खामोश खड़ा रहा। इसकी पल में इसकी शर्ट गीली होने लगी। मुझे प्यार मोहब्बत की कहानियाँ नहीं सुननी। तुमने किससे पूछकर मेरी डायरी को छुआ और पढ़ने की गलती क्यों की? इसने झटके से खुद से अलग करते हुए वो इसके मुंह पर गुर्राया। वो गलती नहीं थी, और थी तो मेरी ज़िंदगी की सबसे हसीन गलती थी, जिससे मुझे आपको जानने का मौका मिला। वो भी ने डरपन का मुजाहरा करी थी बिना वह हाज के गुस्से की परवाह किए। मैं तुम्हें भाज प्लीज़ अब तो सच कह दें, एक बात कह दें कि आप मुझे चाहते हैं। मैं ये सुनने के लिए तरस गई हूँ। प्लीज़, मैंने आपका बहुत इंतज़ार किया, बहुत तड़पी हूँ आपके लिए। प्लीज़ मेरे सब्र का ये सिला मत दे। मुझे जो सज़ा देनी है दे दे, लेकिन खुदारा ये जुदाई, ये बेरुखी ख़त्म कर ले। प्लीज़, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, आपके बगैर नहीं रह सकती। आपकी मोहब्बत ना जाने कैसे इतनी साबिर के सालों से सात पर्दों में बंद जुदाई का सज़ा काट रही है, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती। मेरी मोहब्बत में इतनी हिम्मत नहीं है। मैं मर जाऊँगी आपके बगैर। प्लीज़ बहाज। वो रोते रोते इसके कदमों में बैठ गई और इसके हाथ को थाम कर इस पर सर टका कर फूट फूट कर रो दी। उठो यहाँ से। वो इसे नीचे बैठते देख बेहद सख्ती से बोला। वह सर नफ़ी में हिलाती रोती रही। अनाया, वो बुरी तरह चीखा तो वो सीधी होकर इसे देखने लगी। उठो। वह आज मुझे वो इनकारी थी जब इसने कहने पर बेतरा चौंकी और बेयकीनी की कैफियत में घिर गई। यहाँ इसने अपनी बाजुओं की जानिब इशारा किया। ना को यकीन ना है, लेकिन इसके मुस्कुराकर दोबारा इशारा करने पर वह झट इसके गले लगी, रोते बार बार इतराफ़ मोहब्बत करने लगी। आई लव यू बहाज, आई रियली लव यू। मेरी सारी गलतियों कोताहियों को माफ़ कर दे, मुझे अपना बना ले प्लीज़। आई रियली लव यू। मैं तुम्हें माफ़ कर चुका हूँ। इसने मज़ीद इसे खुद में भेजते हुए कहा। नाया में मज़ीद सख्ती से इसकी बाहों की गिरफ्त इसकी गर्दन में अपनी बाहों की गिरफ्त इसकी गर्दन में मजबूत कर गई।
मुझसे कभी नाराज़ तो नहीं होंगे ना? इसके ने चेहरा इसके सीने में छुपा ही पूछा। बताए ना। इसके जवाब न देने पर इसने सर उठाया। अगर तुमने अपनी बेवकूफ़ाना हरकतें ना छोड़ी तो ज़रूर होगा। कौन सी? इसके कहने पर वो फिक्रमंदी से पूछने लगी। यही मेरी चीज़ें चोरी करने वाली। इसने मसनूई गुस्से से कहा। अनाया मुस्कुराकर एक बार फिर इसके सीने का हिस्सा बनी। वहाँ कसम से तहमीना सुल्ताना ने मुझे वरगलाकर। बस मैं जानता हूँ इसने बदला लेने के लिए ये सब किया। बस तुम्हें इस पर भरोसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन इस बारे में हमारे बीच कोई जिक्र नहीं होगा। अनाया की बात काट कर इसने टोका और तलकीन की। थैंक यू। अनाया ने शुक्रिया अदा किया। इसकी ज़रूरत नहीं। इसने मना करते मजीद कहा। अब अपना हुलिया दुरुस्त करो और नीचे चलो। सब न जाने क्या सोच रहे होंगे। वो मुस्कुराकर आंख दबाते बोला। बस सुरख सी पड़ गई। हा हा हा। अपने हसार में लिए नीचे की जानिब चल दिया जहाँ फंक्शन अरूज पर था। सब इन्हें हंसता मुस्कुराता देखकर मुतमिन हो गए। वह आज अपने दोस्तों से मिलता बलाज की जानिब आया जहाँ फलक और इबहाज के साथ दोस्त लोगों से मिल रहा था। फलक इन्हें साथ देख इश्तियार पूछा। अनाया ने मुस्कुराते होकर का सिग्नल दिया तो पुरसकून से मुस्कुरा दी। अब मुझे मेरे भतीजे को दिखाएगा या अब भी कोई शिकायत बाकी है? वहाज ने बलाज के नरूठे से चेहरे को देखकर पूछा। वक्त पर ना आने की वजह से मैं कुछ नाराज़ था, पर चल माफ़ किया। इसने सखावत का मुजाहिरा किया। वहाज ने एक धमुका इसकी कमर पर जड़ा फलक से भाज को लिया और देखकर हैरान रह गया। इसकी आंखें तो वाकई अनायत जैसी हैं। इसके कहने पर अनाया खुशी से झूम उठी। और आरती तुझ पर चलेंगी, अकड़ू कहीं का। बाप का बिल्कुल असर नहीं लिया। बलाज ने मुंह बनाया। बलाज भाई, आप पर फलक ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया होगा इसलिए। इसने शरारत से कहा। शायद बचपन के बाद ज़िंदगी में पहली बार इसने बलाज को बराह रास्त मुखातिब किया था। पहले वो मंगेतर होने की वजह से शर्माती थी, तो वह हाथ से शादी के बाद अजीब सी झिझक आड़े आ जाती। जबकि अब वो खुलकर इससे मुखातिब थी। सबको खुशगवार हैरत हुई। हाँ, यही तो दुख है। इसने मसनूई आ भरी। वो तीनों हंस दिए जबकि फलक ने इसे घूरा के तभी आगे जान माइक संभाले स्टेज पर आगे सब इनकी जानिब मुतवज्जो हो गए। सबकी आमद का शुक्रिया। आज हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि आज हमारे साथ हमारा परपोता ही नहीं, एक और हमारा जिगर गोशा भी हमारे साथ है। सालों की जुदाई के बाद बिलाखिर हमें मिल गया। इनकी बात पर सब ने हैरत से एक दूसरे को देखा था। हमारा लाडला महबूब सियाल वापस आ गया। आओ मेरी जान। इन्होंने पुरजोश लहजे में कहते सबको शुष्ट छोड़ महबूब साहब को स्टेज पर आने का इशारा किया, जो मुस्कुराते हुए इनके सीने से लगे। सभी आगे जान को इस काय पलट पर हैरान थे, जबकि फलक को आंखें फाड़े ये मंजर देख रही थी। कैसा लगा सरप्राइज़? बलाज ने इसके कान में छुप कर पूछा। बहुत अच्छा। वो खुशी के आंसुओं से मुस्कुराते इसके सीने पर सर टका गया। थैंक यू बलाज। इसने तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। बलाज मुस्कुरा दिया। वहाज ने आंखों ने थैंक यू का इशारा किया, जिसके बगैर ये सब मुमकिन नहीं था। वो भी मुस्कुरा दिया। वहाज आगाजान कैसे मान गए? वो तो ये सब हमारे भाज की वजह से मुमकिन हुआ। इसने आकर आगाजान का दिल बहुत नरम कर दिया। वो सब भुलाने पर मजबूर हो गए। इसने झुककर अनाया की गोद में मौजूद भाज को चूमा। अनाया भी खुशी से भाज को प्यार करने लगी। महबूब साहब सबसे मिल रहे थे। नुसरत बेगम ने खुद से लगाते बेहद चूमा। इनके आंसू थे कि थमने का नाम नहीं ले रहे थे। सालों बाद बेटे को खुद से लगाया था। ममता की प्यास कहाँ बुझ सकती थी। आगाजान सबको स्टेज पर बुलाया तो सब स्टेज पर आ गए और फैमिली ग्रुप फ़ोटोज़ बनवाने लगे। आज सियाल ख़ानदान मुकम्मल हो चुका था। सब बिछड़े मिल चुके थे। सबके तड़पते दिलों को राहत भी मिल गई थी। बलाज, इबाज को संभाले ना प्लीज़, मुझे बहुत सख्त नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। फलक ने थके थके से अंदाज में कहा। फंक्शन ख़त्म हो चुका था। सब मेहमान भी जा चुके थे, बल्कि घर के बड़े भी अपने अपने कमरों का रुख करने लगे थे। अपने सपूत को खुद संभालो, ये जनाना काम मुझसे नहीं होते। इसने साफ इनकार किया। फलक ने इसे घूर कर देखा। ये आपका भी सपूत है। इसने जैसे बावर करवा रूम की जानिब चल दी। बलाज इसके पीछे पीछे था। मेरा काम है तुम्हें प्यार करना, और तुम्हारा काम है मेरे प्यार की निशानी को पालना। इसने आंख दबाते शरारत से कहा। फलक सुर्ख पड़ गई। इसके चेहरे की सुर्खी को देख बलाज मजीद फैला। आप बलाज? ये रूम में दाखिल होते इसने दरवाज़ा लॉक कर दिया। इसने दरवाजे से लगा उसके होंठों से अपने प्यासे लब जोड़ दिए और इस पर शिद्दत लुटाने लगा। कुछ देर कमरे में मानी की खामोशी छाई रही। जब इबाज की चीखें रूम में गूंजी तो वो पीछे हुआ बेटे को घूरा, जो पूरी कुव्वत से रो रहा था। फलक अपने हवास बहाल करती से चुप करवाने लगी। कुछ ही देर में वो सो गया तो इसे कोर्ट में डालकर वो भी चेंज करने की गर्ज से ड्रेसिंग रूम की जानिब बढ़ने लगी कि बलाज ने रोक लिया। अभी मुझे जीप भरकर खुद को देखने तो अपने करीब आते करते इसने खुमारआलूद लहजे में कहा। वो फिर उठ जाएगा। फलक ने अब जहाज की तरफ देख कर कहा। देख लेंगे इसे भी। इसने लापरवाही से कर उसे खुद में फेंच कर महसूस करने लगा। फलक इसकी कुर्बत पर पुरसकून सी हो गई। बलाज, मेरी ज़िंदगी को इतना खूबसूरत और पुरसकून बनाने के लिए थैंक यू, और मेरी ज़िंदगी में आने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। इसने इसके माथे पर लब रखे और दोनों एक दूसरे के सीने से लगे पुरसकून से आंखें बंद करके ज़िंदगी की बहारें इनकी मुंतज़िर थे। वहाँ जब कहे ना। वो फ्रेश होकर बेड पर आई तो मोबाइल में बिजी था। इसे पास आते देख मोबाइल रखकर बेड ग्राउंड से टेक लगाकर बैठ गया। क्या? इसके क्या पर अनायत जीत जान से जली। वहाज का मकसद भी यही था। यही कि आप मुझसे प्यार करते हैं। इसने दांत पीस कर याद दिलवाया। ओह अच्छा, लेकिन क्या है ना, मैं बोलने से ज़्यादा कर गुजरने पर यकीन रखता हूँ, तो क्यों ना तुम्हें अमली सबूत दूँ? इसने इसे बेड पर डालते इस पर झुकते कहा। नहीं, अमली सबूत मैं देख चुकी हूँ, मुझे आपके मुँह से सुनना। इसने इसके होठों पर हाथ रखते इसके इरादों पर बंद बांधा। वहाज ने इसका हाथ चूम लिया। कहे ना, इसने जिद की।
यार कहना ज़रूरी है, तुम्हें मेरी नज़रों से समझ नहीं आ रहा कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए क्या है। इसने जिस बात से बोझल आंखों को इसकी आंखों में गड़ाया। नहीं, आज मुझे सुनना है। आप इस हार के मामले में इतने कंजूस क्यों हैं? एक बार कह देंगे तो ज़ुबान तो नहीं खिंच जाएगी? वो नाराज़गी से बोली। वह हाथ ने मुस्कुराहट ज़ब्त की। सब कुछ पढ़ तो चुकी हो मेरी डायरी चोरी करके, और अब और क्या सुनना है? आप कब तक तंज करते रहेंगे मुझ पर? मैंने चोरी वोरी नहीं की। शौहर की चीज़ों पर बीवी का मुकम्मल हक होता है। इसने अनूठेपन से कहा। हंस दिया। जब ऐसे मुंह बनाती हो ना तो कसम से बहुत क्यूट लगती हो। इसने इसका मुंह बच्चों की तरफ भेजते इसके पाउंड अपने होंठों पर शिद्दत से चूम लिया। अनाया शर्म से नजरें चुरा दी। भाज प्लीज़, इसने मिन्नत की। यार आपकी ज़िंदगी भर ऐसे ही तड़पाएंगे मुझे। बीवी का हक होता है कि शौहर उसकी तारीफ़ करे, इससे प्यार करे, प्यार का इजहार करे, लेकिन आप बहुत बुरे हैं। वो इसकी बात काटते हुए बोली। हमेशा वही इसकी बात काटता था, लेकिन आज ये जरूरत इसने की थी। वो कुछ न बोला। मैं इजहार के मामले में बहुत कंजूस हूँ। मुझसे रोज़ रोज़ ये चोंचले नहीं होते। एक बार कह रहा हूँ, सारी ज़िंदगी के लिए अपने जहन में फ़िट कर लो। मैं तुमसे बहुत बहुत बेहद बेतहाशा मोहब्बत करता हूँ, इतनी कि मेरा दिल शुरू से तुम्हारे नाम से धड़कता है और हमेशा धड़कता रहेगा। आई रियली लव यू। इसने कहा तो नाय खुशी से इसकी गर्दन में बाहें डाल के। और ये कि सारी ज़िंदगी तुम्हारा साथ निभाऊंगा। इसने अपने दिल के मुकाम पर इसका हाथ रखते अहद किया। अनाया की धड़कनें मज़ीद तेज़ हुई। दिल खुशी से झूम उठा। और इसने दोबारा कहा। वो ज़िंदगी भर के इतराफ़ात आज ही करवा लेना चाहती थी। और ये कि मेरा दिल तेरी जागीर है। इसने कहते मोहब्बत से इसकी पेशानी छुई। आज इन दोनों को एक दूसरे की मोहब्बत मिल गई थी, जिसने दोनों ही के बेजान दिलों में नई रूह फूंक दी। जब रिश्ते दिल के बेहद करीब होते हैं, इनमें वुसअत पैदा करके सामने वाले की गलती को माफ़ कर देना इंतहाई ज़रूरी हो जाता है। जैसे हाज और बालाज के लिए अपनी शरीक हयात और आगा जान को अपने बेटे को माफ़ करना पड़ा था। इससे ना सिर्फ रिश्ते टूटने से बच जाते बल्कि मज़ीद मजबूत भी हो जाते हैं। ख़त्म शुद्ध। जी तो गाइस, यहाँ पे ये नावल अपने इख्तिताम को पहुँचा। कैसा लगा आपको ये नावल? मेरा ये वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट नावल है, और ये नावल आपको और कहीं भी नहीं मिलेगा। ये नावल सिर्फ इसी चैनल पर आपको मिलेगा। और आप बताइए आपको ये कैसा लगा? मुझे तो ये नावल बड़ा पसंद आया। फलक को जी भर के हमने गालियाँ भी दी, सारा कुछ किया, बुरा भला भी कहा, तो गलती थी उसकी। लेकिन अब वो एक बाहर से आउटसाइडर आई थी, उसने जो किसी ने कहना था उसने उस पर इतबार करना था, लेकिन उसको चाहिए था कि अपनी आंखें खुली रखती, थोड़ा अक्ल का इस्तेमाल कर दी, जो उन्हें नहीं किया। और अपने साथ साथ अनाया की ज़िंदगी भी ख़राब की, बल्कि अपने से ज़्यादा अनाया की ख़राब की, क्योंकि बंदा तो सीधा जैसी उन्हें माफ़ कर देता। लेकिन अनाया ने माफ़ी मांगने लगे बड़े पापड़ बेलने पे 6 महीने तो उन्होंने अपनी शक्ल ही नहीं दिखाई। लेकिन ओवरऑल नावल बहुत अच्छा था। आपको कैसा लगा? आप भी अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। अभी इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि ना न्यू नावल की स्नीक या कोई करैक्टर्स वगैरह से इंट्रोडक्शन आपका करवाऊँ, जल्दी करवाऊँगी। अभी तो देखती हूँ नींद भी आ रही है मुझे, तो अभी इसको अपलोड भी करना है। तो इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे न्यू नावल के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। रमज़ान मुबारक में आपको एक दफ़ा फिर रमज़ान मुबारक बहुत बहुत मुबारक, और अपनी दुआओं में